फिर आखिरी का 1.5 घंटा और वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, इस पर बात होगी। लेकिन आज मैं शुरुआत करूंगा मिड कैप्स के साथ, क्योंकि आज मार्केट में जो हुआ वो एक क्लियरली आपके लिए एक वार्निंग साइन है। और जो आज हम सुबह भी एक चर्चा कर रहे थे कि हर्षदा वैल्यूएशन नाम की भी कोई चिड़िया होती है और मार्केट में, और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि बस आप बने रहें मिड कैप में और बिल्कुल ना देखें। और इशू क्या है, आज जैसे जो मिड कैप फॉल है उसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अपने प्रीवियस हाई पे कभी नहीं आएंगे। ये उनको 1 या 2 दिन ही चाहिए इस तरीके की गिरावट रिज्यूम करने के लिए। लार्ज कैप में आपके पास एक कंफर्ट है कि अगर आप अच्छे स्टॉक में खराब दिनों में फंस जाएंगे तो कम से कम आपका प्राइस आपको वापस मिल जाएगा। हाँ। वो कंफर्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लार्ज कैप अभी भी टिके हुए हैं। हाँ, निफ्टी में 20,000 के आसपास कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं है। निफ्टी अभी भी 20,000 पर ही है, 19,990 पर है। ठीक है, 19,914 तक गए हम, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो हाईएस्ट पॉइंट से 200 पॉइंट गिरा निफ्टी, फिर रिकवर हो गया और 100 पॉइंट अभी भी नीचे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे निफ्टी की नहीं है, दिक्कत यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट की। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि ऐसे फेजेस में बहुत ईजी होता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और रुक के देखने के लिए कि और कितना चल सकते हैं मिड कैप्स। लेकिन कई पॉकेट्स में प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, और ख़ासतौर से जहाँ पर ताबड़तोड़ रैली हुई थी, बिना मतलब रैली हुई थी, बबल बन गए थे, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन देखते हैं लास्ट 1.5 घंटा कैसा रहता है। प्रेशर तो है मिड कैप्स में अनडाउटेडली, और जैसे आपने कहा कि वो वैल्यूएशन नाम की चिड़िया है, एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। ये डोडो वाली कैरेक्टर सिचुएशन नहीं है कि वो चिड़िया कहाँ गुम हो गई किसी को पता ही नहीं था, वो अभी भी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंसिडरिंग आज एक्सपायरी, और इसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे अनुज, लेकिन क्लियरली कल एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग दिन था। आज थोड़ा सा सेम्बलेंस मार्केट में आ रहा है और वो शायद जायज है। जब आप 20,110 पर आते हैं, थोड़ा बहुत बैकफुट पर आकर फिर से नई छलांग लगाने की तैयारी करेंगे। पोजीशनिंग अभी भी तेजी की रखनी चाहिए, उसमें दो राय तो है नहीं। एब्सोल्युटली कोई दिक्कत ही नहीं है। और आज का तो प्राइस एक्शन जो है, आज सुबह देखिए हमारी कमेंट्री क्या आती है, 19,900 टू 20,000 में ले और 19,850 का स्टॉप लॉस लगा दें। गैप अप पे प्रॉफिट बुक करें एक बार के लिए, और स्पेशली अगर आपने वो जो कॉल 19,700 19,800 की लिए उसमें प्रॉफिट बुक करें और डिप पर दोबारा खरीदें, और इस बार आप थोड़ी सी हायर लेवल की कॉल लें। मेरे ख्याल से बिल्कुल मार्केट ने उस चीज को रिस्पेक्ट किया है। मिड कैप में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे करेक्शन आएगी, इतनी बड़ी आ जाएगी ये नहीं सोचा था, फ्रैंकली बोल रहा हूं। और एक ही दिन में इतनी बड़ी, एक ही दिन में आ जाएगी, सीधा एक ही दिन में सारे के सारे एक्सेस बाहर निकल जाएंगे, ये नहीं सोचा था कि 1:10 का एडवांस डिक्लाइन हो जाएगा, इंडेक्स सीधा 1200 पॉइंट गिर जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसे ही करता है। लेकिन इंडेक्स पर 19,850 अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट का टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स है जब तक आप 19,850 के ऊपर है। देखिए 20,000 पे जो रिएक्शन है ये बिल्कुल बेरिश नहीं है। लार्ज कैप में अभी भी कंफर्ट है, लार्ज कैप शेयरों में अभी भी आप, जैसे मैं कह रहा हूं, यहां पर भी लेंगे तो कोई बबल नहीं है। हम थोड़े से एक्सूबरेंस में जरूर हैं लेकिन बबल में बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए लार्ज कैप पर ही फोकस करें। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, लास्ट के 1.5 घंटे को छोड़ दें आज आप, उसका मैं रीजन बताता हूं। एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, दूसरा वो ऑल इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन नंबर आना आज शाम को। अब वो किस तरफ आएगा नंबर, उसके ऊपर बैंक निफ्टी में कल 300-400 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। अब मैं यहाँ पर, मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है कि मैं देख सकूं, लेकिन मैं ये चीज आपको बता सकता हूं कि कल के गैप अप या गैप डाउन के बाद भी मार्केट आपको ज्यादा अच्छी ट्रेड देगा वो नंबर पढ़ने के बाद। इसके लिए बैंक निफ्टी को आज लास्ट 1.5 घंटे में, इंट्राडे में आपको ट्रेड करनी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से कर लें, वो अलग बात है। लेकिन कोई पोजीशन कैरी ना करें बैंक निफ्टी में, सिर्फ एक दिन देख लें, इन्फ्लेशन डेटा आने दें, उसके बाद निफ्टी में 19,850 के स्टॉप के साथ आप अभी भी बने रहे लॉन्ग में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली 19,850 इंपॉर्टेंट लेवल, और उसके ऊपर बाजार अच्छे से बना हुआ है और वो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तेजी का ही मोड पकड़े रहना है। अच्छा, एक और चीज, आज ऑटो स्टॉक्स का जो हाल हुआ है अनुज, एक बार दिखाइएगा ऑटो इंडेक्स। आज वैसे भी मुनाफा वसूली आ रही थी, लेकिन अचानक जो झटका लगा कि नितिन गडकरी साहब का जो पहले बयान आया संयम की बैठक में, और वो लाइव हमने कैरी भी किया था कि शायद ऐसा हो सकता है और वो प्रस्ताव देना रखना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने कि डीजल की सेल्स को कम करने के लिए यहाँ पर क्या एक एडिशनल टैक्स और एडिशनल जीएसटी ना लगाया जाए। उस पर उन्होंने बैक ट्रैक किया या फिर सफाई की है कि इस समय हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम आई थिंक प्रीमाइस यही था कि हम डीजल व्हीकल की सेल्स को कम देखना चाहते हैं, ईवी को शायद ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए हर्षदा, मैं एक चीज बोलूंगा, और नितिन गडकरी जी के लिए काफी रिस्पेक्ट है, काफी हार्ड वर्किंग मिनिस्टर है, और जो लोग मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की कायाकल्प करने में काफी बड़ा हाथ है नितिन गडकरी जी का। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो आपको थोड़ा सा एक
ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मीडिया में ऐसी रिपोर्ट छपी, अरे आपकी कमेंट्री है, आपकी बाइट है वो, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, आपकी बाइट है, आपने बोला है, वो बाइट है आपकी, वो चलिए। उसके बाद स्टॉक गिरे हैं और उसके बाद फिर सफाई आती है, फिर स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी भी आती है, ठीक है ना। हमको सबको पता है कि नितिन गडकरी जी एक पैशनेट हैं, इंडिया में एक जितने भी व्हीकल्स हैं वो न्यू एनर्जी में जाएं, इलेक्ट्रिक बने, वो सब में, और हम उस सब को शेयर भी करते हैं, उसको होना चाहिए। लेकिन देश में ऐसा नहीं हो सकता ना कि 2 दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाई फिर तो बीपीसीएल, एचपीसीएल वगैरह भी तो हैं, उनको भी तो अपने आप को ट्रांजिशन करना है ना, फिर वो हाइड्रोजन में या फिर उसमें उन सब चीज़ों में कंपनियों को, ठीक है ना। और एक कंट्री का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चलता है, ऐसे थोड़ा ना है कि कल को अब क्या मतलब हम गाड़ी चलाना बंद ही कर दें क्या, मतलब। तो क्या होता है, पैशनेट हैं वो, उनको ये चीज़ करनी है और ऐसा होना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि पोल्यूशन से छुटकारा मिले और धीरे धीरे गाड़ियाँ इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ें, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन ये लिस्टेड स्टॉक्स हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा वो होना चाहिए। और फिर मीडिया को ना ब्लेम करें प्लीज़, मीडिया ने तो क्या किया, मीडिया ने तो जो आपने कहा वो एज इट इज़ पेश कर दिया, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि केयरफुल रहना और चाहिए। लिस्टेड स्टॉक से ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट, जो लक्ष्मण भी मेंशन कर रहे थे 1 बजे जब हम इनसे उनसे चर्चा कर रहे थे, कि इसका आप देखिए ग्रामीण इलाकों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये भी बयान आया था कि डीजल पर हर कोई जो चीज चल रही है उस पर हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे, क्योंकि वहां उन प्रोडक्ट्स पर को की हम कमी चाहते हैं मार्केट में। अब उसका रूरल इनकम्स पर और इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो शायद एक इन्फ्लेशनरी कदम भी रहेगा। चलिए इस मैटर को आगे डिस्कस करेंगे। वीरू यहाँ पर वीरू के पास अब चलेंगे और वीरू आपको बताएंगे कि कहां पर पोजिशनिंग बनती दिखाई दे रही है। वीरू, मिड कैप्स की तो हवा गुल होती दिखाई दे रही है, बताइए कौन से वो ऐसे स्टॉक्स है जो अभी भी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि अभी भी वो तेजी वाला शेयर मार्केट में है? जैम, देखिए हर्षिता, गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। डिफेंसिव की तरफ झुकाव है और कंप्लीटली मिड कैप्स बैकफुट पे हैं। ऑप्शन डेटा में अगर बैंक निफ्टी का भी देखूं तो कंफ्यूजिंग है या फिर इनफैक्ट वीक है, मैं कह सकता हूं। लेकिन डिफेंसिव में फार्मा, जिसको हमने सुबह सुबह आज फर्स्ट इंस्टेंस में पकड़ा भी था ट्रेड्स के लिहाज से, और एक आईटी, और इनफैक्ट विद इन एफएमसीजी एक आईटीसी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। मैं शुरुआत यहां पे करना चाहूंगा दिवीज लैब से। आज सुबह ये ट्रेड पकड़ा भी गया था, 1.5% ऊपर है, बट स्टैट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है। हार्ड लेवल से रत्ती भर रिट्रेस हुआ है, लेकिन ये ऑलमोस्ट अब इस वक्त मैं यहाँ पे इसलिए कंसिडरेशन में ले रहा हूँ क्योंकि 70,000 शेयर घटे हैं विद प्राइस हाइक लगभग 1.5% ऊपर, और ये स्टॉक 7 जून से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो इस स्टॉक पे नजर रखेंगे, दिवीज लैब। उसके बाद सन फार्मा, फार्मा में ही अगर मैं स्टे करूं तो सन फार्मा, यहां पर भी एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे ओआई, यहां पर भी अगर आप देखें तो चेंज हुआ है, 8.25 लाख शेयर बढ़े हैं, और ये भी मतलब लास्ट वीकली स्विंग हाई जो है वो बाइसेक्ट करता हुआ टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे अच्छा एडिशन। ऑप्शन एक्टिविटी अगर आप इसकी देखें तो इसके नीचे के पुट्स में अच्छी खासी राइटिंग हुई है, तो इसीलिए मैं 2 स्टॉक्स इंक्लूड कर रहा हूं, दिवीज लैब और सन फार्मा फ्रॉम फार्मा स्पेस। इन्फोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, और साथ ही साथ इन्फोसिस अब अपना 10 मार्च का एक ब्रेकडाउन पॉइंट है उसको रीगेन कर चुका है, सारे एवरेजेस के ऊपर पहले से ही था, और एक बहुत स्ट्रांग वेरिएशन 2 लाख। देखिए अभी आपको सिर्फ 2 लाख दिखाई देगा, लेकिन सुबह सुबह पहले इस पर ओआई शेड हुआ, शॉर्ट कवर हुआ, अब फ्रेश लॉन्ग एक साइड 1% बिल्डअप है। और उसके बाद मैं एक आईटीसी रखना चाहूंगा। आईटीसी बहुत दिनों बाद अपने सिंकिंग क्लस्टर से बाहर निकला, इट्स 452.75, और डेली चार्ट्स पे अच्छी बात यह है कि आज इसने जो लास्ट ड्यू एवरेज, जिसको ये अब तक 23 अगस्त से लेकर अब तक पार नहीं कर पाया था, शॉर्ट कवरिंग के बीच में काटा है, पार किया है। इट्स 452.80 डे हाई और अच्छी शॉर्ट कवरिंग। तो ये 4-5 स्टॉक्स, कम है स्टॉक्स हर्षता, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टैट्स इनमें है। जी हाँ, ये फिलहाल कुछ काउंटर्स जहां पर थोड़ा सा रन तेजी का बनता दिखाई दे रहा है या फिर अपने गेंस को होल्ड करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स, अब क्योंकि ट्रेंड मंदी का है तो मंदी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए क्या कुछ ड्रैग कर रहा है मार्केट को। बीपीसीएल में 4% का नुकसान, पावर ग्रिड में 3% का दबाव है, लेकिन याद रखिएगा आज पावर ग्रिड एक्स बोनस भी हुआ है। एनटीपीसी में सेल साइड की पोजीशंस, अदानी ग्रुप शेयरों में भी करीब मुनाफा वसूली हावी होती हुई। आरईसी 7% का नॉक ले रहा है, भेल में 8% से ज्यादा का नुकसान, बीईएल में 6.5% का नुकसान, पीएफसी जैसे काउंटर्स भी 7% टूट रहे हैं। इनफैक्ट आज पीएसयू कंपनियों में अच्छी खासी बिकवाली है, चाहे वो पावर कंपनियां हो, चाहे वो डिफेंस कंपनियां हो, या फिर आपके रेलवे स्टॉक्स हो।
तेजी में LNT का स्टॉक 3% इंट्राडे में ऊपर रहने के बाद अब 2% के गेंस दिखा रहा है। TCS में एक थोड़ी खरीदारी बनती दिखाई दी है। ग्रासिम भी 1.5% ऊपर और लुपिन में भी 1.1% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं, जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे, कुछ डिफेंसिव होता हुआ मार्केट, कुछ फार्मा शेयर, कुछ आपके IT स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। अब ऐसे दिन जहां पर मिड कैप्स की धुलाई हो रही है और क्लियरली लग रहा है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक जैसे के दिग्गज काउंटर्स की तरफ पैसा फ्लो करेगा, आपकी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए? रेलिगैप ब्रोकिंग के सिद्धार्थ भामरे से जोड़ेंगे फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल्स के लिए हमारे साथ आज प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, स्वाति होतकर, श्रीकांत चौहान और रचना वैद्य जुड़ेंगे। फिर 220 पर TVS सप्लाई चेन के नतीजे आ चुके हैं। लिस्टिंग के बाद ये पहला क्वार्टर है, कंपनी के मैनेजमेंट से होगी बातचीत। इसके अलावा फिर नजरें हमारी जाएंगी, ये पूरा जो मसला उभर कर आया है, डीजल गाड़ियों पर टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, क्या पिकअप कर रहे हैं, सरकार का स्टांस क्या रहेगा, लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे इस पर। साथ ही साथ 240 पर 4 का चौका सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत देंगे। श्रीकांत चौहान से समझेंगे FNO का सुपरस्टार। रचना वैद्य देंगे आपको चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ भामरे हैं। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आज जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट। और फिर 3:10 ऑनवर्ड्स BTST STBT ट्रेड्स और बढ़ेंगे क्लोजिंग की तरफ। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। फिर इस समय निफ्टी फिर से ग्रीन में, फिर से 20,000 के ऊपर। तो लुका छुपी ग्रीन और रेड के बीच में इस समय निफ्टी पर एटलीस्ट। मिड कैप्स में खैर आज क्लियरली एक रेड का दिन 1:8 के एडवांस डिक्लाइन के साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का ट्रेड है मेरे पास ITC लॉन्ग है, उसका बेस बढ़िया बना है, अपमूव मिला है, करेक्शन है, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड कर रहा है 450 to 70 पर। 450 का स्टॉप लगा दें, सिर्फ 3 रुपए करेगा पाने के। टारगेट है 460 के, वो फर्स्ट टारगेट है, लेकिन अच्छे लग रहा है मुझे ITC। ओके, तो ITC में एक तेजी वाला ट्रेड 460 की तरफ बढ़ रहा है, काउंटर बाय साइड का ट्रेड। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अश्विता जी। तो देखिए, ग्लेनमार्क पे खरीदारी करनी है। फार्मा स्टॉक्स में बहुत सारे चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं और ग्लेनमार्क भी उन्हीं में से एक है जिसने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे। मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ग्लेनमार्क में खरीदारी करेंगे। 799 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 845 के टारगेट सेट करने हैं। दोनों ही कैश लेवल्स हैं। 820 का कॉल ऑप्शन जो 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 35 रुपए के टारगेट सेट करनी चाहिए। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा तो अभी तक झुकाव FMCG पे है, झुकाव फार्मा पे है। रचना वैद्य जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रचना जी गुड आफ्टरनून। और आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। एंड इस वक्त का मेरा कन्विक्शन ट्रेड रहेगा बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। पूरे दिन आज इस काउंटर ने साइडवाइज मूवमेंट दिखाया इनिशियल फॉल के बाद, एंड यहाँ पे ट्रेंड इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। तो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर्स के हिसाब से अगर बजाज फाइनेंस 4800 होल्ड करेगा तो अपसाइड पे इसका पहला टारगेट होना चाहिए 4890 एंड सेकंड टारगेट कैन बी 4940। ओके, बजाज ऑटो यहाँ पर रचना जी की पिक इस समय। सिद्धार्थ भामरे को जोड़ लेते हैं और उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ गुड आफ्टरनून। सिद्धार्थ, 2 स्टॉक्स पर आपका व्यू जानना चाहूंगा। एक तो TCS जिसमें आज एक शानदार मूव आया, और दूसरा लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो बायबैक प्राइस बढ़ाने के बाद। दोनों पर अपना व्यू दीजिए। सो गुड आफ्टरनून अनुज। TCS पे हम काफी बुलिश हैं। ये हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिक है IT में। इनफैक्ट लास्ट टाइम आपके चैनल पे हम IT सेक्टर पे काफी बुलिश थे और लास्ट 1.5 मंथ में डिस्पाइट मार्केट करेक्टिंग और उसके बाद मार्केट में उछाल भी आया, तो IT का एक आउट परफॉर्मेंस रहा है और मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। उसके कुछ कारण ये है अनुज कि IT एकमात्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वैल्यूएशन क्वेश्चन अभी भी है। वेरएज मार्केट में काफी पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो आप थोड़ा सतर्क रहे। बट बी TCS, HCL टेक, इन्फोसिस के वैल्यूएशंस अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि IT में अपना एक्सपोजर बनाना, अगर आपका एक्सपोजर बना है तो उसे बरकरार रखिए, और अगर नहीं है तो एक्सपोजर ले सकते हैं। एंड व्हाट बेटर देन TCS। L&T 2 स्टॉक हमारे कवरेज में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्राइस हाइक हुआ है बायबैक का, उसके चलते हुए यह हाइक है। अदरवाइज वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि फ्रॉम अल्ट्रा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यू कांट हैव अ पोर्टफोलियो विदाउट L&T in it.
लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपका नजरिया अगर बहुत अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का नहीं है तो यू कैन वेट फॉर सम टाइम। ओके, और सिद्धार्थ आपकी खुद की कोई पिक इस समय की? अनुज, काफी सारी पिक्स है और क्योंकि आप लोग ऑटो सेक्टर के बारे में और डिफेंसिव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो लेट मी टॉक अबाउट आइशर मोटर। बहुत सारा चिंता है मार्केट में ये स्टॉक को लेके कि किस तरह से कंपटीशन बढ़ने वाला है और काफी सारी नेगेटिव न्यूज रिलेटेड टू दिस स्पेस है। उसके चलते हुए अगर आप देखोगे कि आइशर मोटर ने काफी अरसे से परफॉर्म नहीं किया है और यही एक कारण है कि डिस्पाइट स्टॉक नॉट डूइंग वेल और अर्निंग्स फिर भी अच्छी आ रही है। जो जो कंसर्न्स मार्केट में लोग कह रहे हैं उसके बावजूद भी ये स्टॉक की अर्निंग्स अगर आप देखो कि बढ़ रही है और अच्छे पेस से बढ़ रही है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अनुज ये काफी चीप ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 सालों में इसका वैल्यूएशन काफी सस्ता हो गया है। 23 के मल्टीपल्स पे आपको आइशर मोटर मिल रहा है यहाँ पे। तो ये एक स्टॉक है जो मैं सजेस्ट करूंगा फ्रॉम 6 months to 1 year, 2 year, 3 years पर्सपेक्टिव से लोग अपने पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक डिफेंसिव स्पेस पे आईटीसी पे है। ये स्टॉक पे हम काफी बुलिश रहे और काफी अरसे से बुलिश रहे और जब इसका अनाउंसमेंट आया कि होटल सेगमेंट को डीमर्ज कर रहे हैं तब ये स्टॉक 500 के ऊपर निकलने की चेष्टा कर रहा था और वहां पे हमने कहा कि फ्रेश एडिशन ना करें, डिप्स पे बाय करें और हमारा पॉजिटिव स्टांस इस पे मेंटेन है। हमारा टारगेट आईटीसी पे अनुज अराउंड 535 है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सिगरेट वॉल्यूम की ग्रोथ हो रही है, सिर्फ इसका एक एग्री स्पेस है विच इज थोड़ा सा ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन अदर सेगमेंट्स इवन एफएमसीजी हैज स्टार्टेड डूइंग वेल। तो आईटीसी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छा बाय है। मार्केट काफी बढ़ चुका है तो लोगों का रुझान डिफेंसिव्स की तरफ आएगा और डिफेंसिव्स की तरफ अगर आता है तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी में आज की तारीख में आईटीसी बोथ फ्रॉम ग्रोथ एज वेल एज वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से काफी अट्रैक्टिव है। आईटीसी सिद्धार्थ जी की इस वक्त कन्विक्शन ट्रेड्स में 450 to 20 पे और बहुत सारे स्टॉक्स का जिक्र उन्होंने किया। आईटीसी आज अभी ये मतलब इस कार्यक्रम में अब तक की 2 बार कॉल आ चुकी है, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, अब ऑल मूविंग एवरेजेस। 1-2 स्टॉक्स और मार्क लेते हैं जो कि अच्छा कर रहा है। हालांकि स्क्रीन पे इस वक्त याद रखिएगा बस डेरिवेटिव्स में सिर्फ आईटीसी का है, सिर्फ आईटीसी का है और आईटीसी का कंफर्ट आपको इस वक्त निफ्टी पे नजर आएगा। निफ्टी इज नाउ अबाउट 20,000 वंस अगेन, आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड करता रहा। 1-2 स्टॉक्स और मार्क करते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। देखिए अभी हम अपने आप को थोड़ा सीमित रखेंगे डिफेंसिव्स तक। ल्यूपिन लेके आइए, सुबह चर्चा हुई थी इस स्टॉक पे, हालांकि मूव काफी अच्छा खासा आया था और उसके बाद कोलैप्स हो गया। सुबह ये प्रकाश सर की पहली कॉल थी, 1175 तक का मूव दिया था इसमें। प्रकाश सर ये हल्का सा ऊपर से कूल ऑफ हो गया, लेकिन री एंट्री के लिहाज से अब कूलिंग ऑफ के बाद अगर कहीं एंट्री मारनी हो, सुबह तो बड़ा अच्छा रहा ये ट्रेड, अब कोई पॉइंट नजर आ रहा है आपको री एंट्री के लिए इसमें ल्यूपिन में? 1174 पर चला गया। अब मैं कहता हूं री एंट्री के लिए मुझे फिर स्ट्रेंथ चाहिए। अब वो फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। स्ट्रेंथ आएगी जब वो 1150 पार कर लेगा, आज कर लेगा या कल करेगा या परसों करे। जब वो 1150 पार कर लेगा वहां पर एक स्ट्रेंथ दिखेगी और वहां पर री एंट्री करनी चाहिए फॉर अ टारगेट अगेन ऑफ 1200 प्लस। लुपिन ओके, लुपिन पर इस समय खरीदारी करनी चाहिए। लुपिन सुबह भी गावस्कर की पिक थी और खैर चैनल पर हम लगातार लुपिन के बारे में बोलते आए हैं। एक स्टॉक जिसने आज भयंकर करेक्शन दिखाई है वो है BHEL, और कल भी ये स्टॉक गिरा था, लेकिन कल तो ये समझ में आ रहा था कि शायद बैन से बाहर निकला, पहले रैली आ गई थी इसके लिए स्टॉक गिरा। लेकिन आज देखिए किस तरीके से ये स्टॉक आज करीब 8.5% के करीब नीचे यहाँ पर माना सी ट्रेंड रिवर्सल माना जाए इसको BHEL के लिए या फिर एक करेक्शन? देखिए एक सपोर्ट था स्टॉक में 135 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा कॉशियस हो जाए, क्योंकि अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 122 है उसके नीचे फिसलेगा तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। उस केस में शायद 105 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई ऐसा बहुत बड़ा रिवर्सल का साइन देखने को मिला है। मेरा समझना है कि जो जिस तरह का राउंडिंग बॉटम बना है इसके टारगेट 170-180 की रेंज में आते हैं। शायद इसमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस गिरावट को यूज करिए अपॉर्चुनिटी की तरह बाइंग करने के लिए। आपके स्टॉप लॉसेस 105 रुपए के नीचे रहेंगे लेकिन टारगेट बढ़ेगा 170 से 180। तो निवेशक बने रहे, गिरावट पे खरीदारी करें। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, नेक्स्ट सपोर्ट 122 रुपए है, उसके नीचे जाए तो आपको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जरूर निकलना चाहिए।
ओके, सिद्धार्थ, आपका क्या व्यू है इस स्पेस में, BHEL में खास तौर से? ये प्रिफर्ड स्टॉक नहीं है इस स्पेस में अनुज। हम देख रहे हैं कि PSU ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और उसका रब ऑफ इफेक्ट ये स्टॉक पे भी हुआ है। और अगर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखा जाएगा तो जब तक और ज्यादा प्राइवेट कैपेक्स के अनाउंसमेंट नहीं आते, हालांकि आना चालू हुए स्पेशली फ्रॉम सीमेंट सेक्टर से, मुझे लगता है कि जब तक फुल फ्लेज प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स नहीं आता है तब तक जो मूवमेंट ये स्टॉक्स में जो आ रही है दैट इज मोर टू डू विद व्हाट्स हैपनिंग इन मार्केट और PSU स्पेस में। अगर किसी को इंफ्रा स्पेस में, कैपिटल गुड स्पेस में अगर एक्सपोजर लेना है तो मुझे लगता है कि देयर आर बेटर ऑप्शंस। L&T की हमने ऊपर बात की, अगर टिपिकली अगर कैपिटल गुड्स में अगर सोच रहे हैं तो सीमेंस जैसा कोई स्टॉक्स है वो होना चाहिए पोर्टफोलियो में। BHEL मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सिद्धार्थ, लेकिन ये सिर्फ BHEL के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बाकी PSU कंपनियों के भी कॉन्टेक्स्ट में सवाल है। अब देखिए, जिस तरह से डिफेंस कंपनियां भागी थी, हर रोज ऐसा समय था कि मजगांव डॉक, हैल, आपका कोची शिपयार्ड 10-10, 12-12% भागते थे। उसके बाद यही स्थिति रेलवे कंपनियों में देखने को मिली। आज का करेक्शन क्या अब एक थोड़ा लंबे खींचने वाले करेक्शन की शुरुआत का इशारा है? क्या यहाँ से अब पैसा बड़े पैमाने पर लोग निकालना शुरू करें? क्या आप वो सुझाव दे रहे हैं? अच्छा, हम एक इंटरेस्टिंग मार्केट सिचुएशन में है जहाँ पे मुझे लगता है कि रिवर्सल नहीं होगा। एट बेस्ट एक पॉज हो सकता है या थोड़ा करेक्शन हो सकता है, लेकिन हमें किस क्षेत्र में रहना चाहिए, कौन से टाइप ऑफ स्टॉक्स में होना चाहिए, उसका एक एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमें करना होगा। अगर आप देखिए, मिड ऑफ जुलाई से लेके ये मार्केट ने 28 दिन लिए थे या 29 डेज लिए थे करेक्शन के लिए, और पिछले 7 दिनों में वो पूरा करेक्शन कवर करके मार्केट 20,000 के आसपास आया। आई एम श्योर लास्ट 1-1.5 हफ्ते से या उससे ज्यादा हम मिड कैप्स के बारे में बात कर रहे हैं और किस तरह से मिड कैप्स बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक मिड कैप का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, एंड बी इट PSU स्पेस या प्राइवेट स्पेस। मुझे लगता है कि कंपेयर टू मिड कैप, लार्ज कैप स्पेस आपको काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देगा और वैल्यूएशन का सपोर्ट भी लार्ज कैप पे है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप आपका पैसा निकाल लीजिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर आ गया है। अगर आप देखो, इंडेक्स में सब स्टॉक्स ने नहीं परफॉर्म किया है, डिफेंसिव ने परफॉर्म नहीं किया है। मिड कैप स्पेसेस जो ऊपर जा रही थी उसके लार्ज कैप काउंटर पार्ट्स ने परफॉर्म नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रीजिक होना चाहिए पोर्टफोलियो का, और अगर आपने सही समय पे मिड कैप में अगर एंट्री ली थी से 3-4 महीने पहले, तो मुझे लगता है कि वो एक्सपोजर कम करके लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए। तो बेसिकली मिड कैप्स में कुछ मुनाफा वसूली करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस पॉकेट ने आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। देखिए, पिछले 12 महीनों का चार्ट आपको डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं। 24-25% तक की तेजी देखने को मिली और उसके सामने 2.5-3% तक का नुकसान कुछ नहीं है। कुछ और प्रॉफिट बुकिंग के मौके आपको मिलेंगे। चलिए, एक और कंपनी पर फोकस करते हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में ध्यान दिया जाएगा हाल ही की लिस्ट हुई कंपनी TVS सप्लाई चेन पर। कंपनी के नतीजे दरअसल आ चुके हैं और आय में हमने देखा 12% की गिरावट दर्ज हुई। साथ ही मार्जिन पर भी थोड़ा कुछ दबाव देखने को मिला है। आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, इस क्वार्टर में एग्जैक्टली हुआ क्या? हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि विश्वनाथन और कंपनी के CFO रवि प्रकाश जुड़ गए। आप दोनों का ही स्वागत है। मिस्टर विश्वनाथन, ये क्वार्टर थोड़ा सा नर्म रहा है, कोई खास वजह इसके पीछे? हम देख रहे हैं आय और प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ दबाव देखने को मिला। Actually, if I can tell you, this quarter our business is divided into 2 segments: integrated supply chain solutions and network solutions. Integrated supply chain solution जो है ISCS segment, वो 20.1% year on year ग्रो किया है, और इस सेगमेंट में हमारा बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट विन किए हैं। तो हमारा मोमेंटम जो है ISCS में वो काफी अच्छा है, और ये जो ISCS का ग्रोथ हुआ है वो सेक्युलर है। भारत में वी ग्रो बाय 14.3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम 25.5% में ग्रो किया। तो अगर आप सेगमेंट के लेंस से देखेंगे तो ISCS का सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नेटवर्क सॉल्यूशंस जो है वो मैक्रो के बेसिस में आपको देखना पड़ेगा। फ्रेट लेन्स जो है इन द होल वर्ल्ड, फ्रेट एंड ट्रेड लेन्स आर डाउन। सो जो ट्रेड लेन्स में अपटेक हो रहा है वो कम से कम
होते जा रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से। अगर आप एक्सपोर्ट डेटा भी देखेंगे भारत से, एक्सपोर्ट डेटा देखेंगे तो 15% गिरावट है क्वार्टर 1 में इंडिया से एक्सपोर्ट जो हो रहा है, तो उसका इफेक्ट ऑल द फ्रेट कंपनीज विल सी दैट। तो हमारा कंपनी में जो पोर्टफोलियो के वजह से देखेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सेगमेंट का आउट परफॉर्मेंस स्टैंड्स आउट, and on top of it we are continuing to win a lot of new business development. So out in Q1 about 255 crores of revenue came from new business development, which means we are winning new logos, we are winning new deals, and this is driving the growth of the company. So if I look at it on a complete basis, segment wise, ISCS is doing well, NS is a macro, we are winning deals in the NS sector. We continue to renew deals. We are staying very close to customers. अगर जब मैक्रो करेक्ट होएगा तो हम भी हमारे कस्टमर्स के ग्रोथ से हम भी ग्रो करेंगे। तो इट इज अबाउट स्टेइंग क्लोज टू द कस्टमर ऑन द नेटवर्क साइड। ये विजिबिलिटी कुछ है क्या कि कब तक ये ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है? व्हाट आर यू हियरिंग फ्रॉम योर क्लाइंट्स ऑन ग्राउंड नेटवर्क सॉल्यूशंस के लिए, खास तौर से जहां पर पेन है? हाँ, नेटवर्क सॉल्यूशन जो है इट इज आई वुड से डिपेंड्स ऑन लॉट ऑन द मैक्रो। द गुड न्यूज़ इज दैट the recessionary trends in the consumption market in the Western world is definitely improving, which means that we expect more consumption, which will increase the exports from the different countries, which means that we will have better freight business. So second half of the year, we expect that correction to happen. But it's important to remember that freight rates last year, this time, compare it with the freight rates of this now, it has reduced by almost 50-55%. And basically the freight rates corrected upwards during COVID, and it's now come back to pre-COVID levels. So एक बात आपके व्यूअर्स के मन में होना चाहिए कि ये रेट जो है वो रेंज बाउंड होगा। अब रेट तो फिर से 5,000 तक नहीं जाएगा, इट विल रिमेन एट अबाउट 22,000-23,000। So rate range bound hoga, volumes have to pick up, and volume will pick up when the consumption goes up in the Western economy, and it is happening. We expect that pick up to happen in the second half of the year. ओके मिस्टर विश्वनाथन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सिंस आपने बात कही कि ISCS सेगमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके टोटल रेवेन्यू मिक्स में पहले 41% कंट्रीब्यूट करता है, राइट नाउ इट्स कंट्रीब्यूटिंग 56.3% है। आगे जाके इसका टोटल रेवेन्यू में और कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा? प्लस क्योंकि आप इस सेगमेंट को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थे आपके, इस सेगमेंट में सर आपके मार्जिन्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, और क्या वो ब्लेंडेड मार्जिन्स को और इम्प्रूव करेगा? इस पर आपकी टिप्पणी। So let me first say the mix is 56%, like you rightly said, is shifted. We expect the mix to remain more or less in that region. The margins on the ISCS business is in Q1 was about 10.6%. So it comes at a significant differential EBITDA. So the higher margin business is growing faster, which is a good sign. But we are, as a company, we provide a range of services. We continue to work very hard to bring more volumes into the network side business. So we expect the mix to be around 55-45 when we finish this fiscal, and it'll start converging to about 52-48 in about 4 to 6 quarters. ओके मिस्टर अभी प्रकाश, एक चीज़ ये, अब यूरोप और यूएस में एक और चीज़ है, मैं आपकी कमेंट्री पहले भी पढ़ रहा था कि मार्जिन्स पे वहाँ पे जो कॉस्ट प्रेशर्स हैं, जो इन्फ्लेशन, उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला था। अब स्थिति क्या है और पहले से क्या स्थिति है, और ये कितना आगे के क्वार्टर्स में आपके मार्जिन्स को रिलैक्स करने का स्कोप रखता है? तो अगर आप 12 महीने पहले जाएंगे, Q1 ऑफ FY23, इन्फ्लेशन प्रेशर मैक्सिमम था बोथ यूएस एंड यूरोप में, खास करके यूके में। अभी एक्चुअली काफी नरम हो चुका है। इनफैक्ट ये भी वजह है कि हमारा सप्लाई चेन मार्जिन एक्चुअली बढ़ गया, क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन था हमने एक्चुअली प्राइसिंग में उसको वी वर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये आउटलुक है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता ही जाएगा, पूरा नहीं, सिर्फ नॉर्मलाइज नहीं हुआ बट कम होता ही जाएगा।
और दैट्स द रीजन हमारा मार्जिन, स्पेशली सप्लाई चेन सेगमेंट पे मार्जिन पे वी आर एक्चुअली क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। मिस्टर रवि प्रकाश, मुझे याद है जब आप लोगों से हमने बात की थी लिस्टिंग पर, तब प्राइमरीली जो कैश आपने रेस किया था इस इशू के जरिए वाज फॉर डेट पेमेंट्स। Yes. कितना आप पेयर ऑफ कर पाए हैं इस समय? डेट के क्या लेवल्स हैं? कितना और चुकाने का दरअसल इरादा है आगे? जब हम लिस्ट हुए थे अप्रोक्सीमेटली 1700 करोड़ हमारा डेट रहता था। आईपीओ में हमें 525 करोड़ मिला है जो हमने डेट रिडक्शन के लिए Q2 में यूज कर लिया, और करीब 300 से 400 करोड़ रुपए हमने आईपीओ को पहले रेज किए थे, वो भी डेट रिडक्शन के लिए यूज होंगे। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि जब बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर दिसंबर तक कम से कम 1000 करोड़ का डेट कम होना चाहिए। साल के अंत तक शायद और 1000 करोड़ डेट कम होने के पूरे प्लान्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। आज वैसे भी मार्केट के हालात नर्म, और स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ता हुआ। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पर अब 1200 अंकों के नुकसान पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर निफ्टी पूरी कोशिश में लगा है कि पॉजिटिव टेरिटरी को दरअसल होल्ड करके हम बैठे रहे। तो 3.2 पर इस समय निफ्टी, लेकिन मिड कैप 1200 पर। आज इसमें ना दो चीज़ें हैं। देखिए, मैं मिड कैप में ना आज दो तरीके के मिड कैप गिर रहे हैं। एक तो गिर रहे हैं पीएफसी, आरईसी, बीईएल, बीएचईएल, जीएमआर एयरपोर्ट जैसे स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स। ये बेसिकली वो स्टॉक्स है जहां पर प्योरली लोग अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्टॉक्स चल चुके थे, इसकी वजह से ये इस तरीके के स्टॉक्स गिर रहे हैं। इसमें से कुछ स्टॉक्स हैं जैसे पीएफसी, आरईसी वगैरह जैसे स्टॉक्स हैं, ये मुझे लग रहा है कि थोड़े और लोअर लेवल पर वापस अट्रैक्टिव हो जाएंगे और वापस यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग आएगी। एक दूसरी कैटेगरी के स्टॉक्स है जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप टॉप ट्रेडेड लिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको दिखाई देंगे। उस टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स हैं जो 5 से 10 रुपए की लिस्ट के बीच में, ठीक है, वो सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं आज 15 से 20% नीचे हैं, मतलब 10 से 20% नीचे हैं। वो स्टॉक्स जो है ना, उनमें दोबारा बाइंग की गलती कभी मत करिए, वो वापस नहीं आएंगे प्राइस। वो जो आज गिरना शुरू हुए हैं ना, कुछ तो ऐसे नाम है जो मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि वो जब चल रहे थे तो इतने वॉल्यूम से नहीं चल रहे थे, लेकिन अब जब गिर रहे हैं तो ज़्यादा वो टॉप लिस्ट में आ गए, क्योंकि हर कोई निकलने की कोशिश कर रहा है वहाँ से। तो वो लिस्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे तो उन स्टॉक्स से, खास तौर से उनमें से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं, बाय द वे, मतलब कहने को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम के स्टॉक्स हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा दूर रहेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, निफ्टी में स्ट्रेंथ है अभी भी देखिए, निफ्टी 20,000 के ऊपर है, निफ्टी गिरने को तैयार नहीं है। ये जो शेकआउट है ये सिर्फ मिड कैप्स का है। एक और चीज़, नॉर्मली जो ये भी शेकआउट इस तरीके से शुरू होता है, एक दिन में नहीं खत्म होता, ये 3-4 दिन चलता है। मेरे ख्याल से ये अब अगले 3-4 दिन में, आज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक मुझे लग रहा है सारा पॉइजन बाहर होगा। फ्राइडे तक आप मार्केट में देखेंगे कि सारा का सारा जो मिड कैप में एक्सेसेस थे ना, सारे के सारे एक झटके के साथ बाहर हो चुके होंगे। उसके बाद फिर आपके लिए मार्केट फिर से हेल्दी बन जाएगा। तब तक हो सकता है निफ्टी भी बहुत ज़्यादा ना चले, गिरे ना, वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा ना चले। लेकिन मिड कैप में मुझे लग रहा है अगले 2-3 दिन भारी पड़ने वाले हैं आपके लिए, खासतौर से पुअर क्वालिटी स्टॉक्स। जी हाँ, पुअर क्वालिटी स्टॉक्स, और शायद वो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि वहां से अब गिरावट आ ही गई है, तो आप भी एग्जिट करना शुरू करें और उनको दोबारा हाथ ना लगाएं। अच्छा, एक स्टॉक जो अच्छे से इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है, टीसीएस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और सुबह से ही तेजी है, लेकिन अब 3% तक की बढ़त पर इस समय कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया है। रचना, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। 3585 का स्तर, 100 रुपए के गेंस इस समय। अच्छा, रचना हमारे साथ है नहीं। गावा साहब, आप देख पाएंगे टीसीएस प्लीज? 3% का इजाफा, और ये काउंटर ऑफ कोर्स 52 वीक हाई पर ट्रेड करता हुआ एक ऐसे दिन जहां पर मार्केट एकदम, इंडेक्स तो साइडवेज है और मिड कैप्स का हम हाल सब जानते हैं। अब भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया चार्ट है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और ब्रेकआउट मिला हुआ है ना हाई टाइम फ्रेम, और मिला है कहां पर? 3525 पर ले लेना चाहिए। 3550 का स्टॉप लगा चले तो एक अपमूव मिल सकता है। हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा स्ट्रेच नजर आता है, लेकिन पॉसिबल है कि 3650 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप 3550 टीसीएस। चलिए, स्वाति होतकर जुड़ गई है हमारे साथ, उनसे कुछ कॉल ले लेते हैं। स्वाति जी, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की कॉल्स आपकी। यस, आज के लिए मैं दो कॉल देना चाहूंगी, एक बाय रहेगा और एक शॉर्ट रहेगा। बाय मेरा ग्लेनमार्क फार्मा पे है,
815 के आसपास चल रहा है, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशंस में। मुझे लगता है इसमें पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है एटलीस्ट 845 850 के रेंज में। तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा, 800 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। सेकंड मेरा सेल कॉल है जो कि है एल्केम पे। एल्केम का अगर आप चार्ट देखोगे तो काफी दिनों से ये स्ट्रगल कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास, 20 डीएमए का ब्रेकडाउन दिया है। तो इंट्राडे चार्ट्स मुझे काफी वीक लग रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 36 37 कैश में ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे शॉर्ट चाहिएगा, 3675 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 3570 लेवल्स ऑन द डाउन साइड। ओके, एलकेएम पे आपका पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव व्यू है। निफ्टी में रिकवरी है, करीब 2018 का स्तर यहाँ पे। ऑल क्रेडिट गोज टू निफ्टी आईटी। सिर्फ अगर आप 2:01 से अब तक देखें तो लगभग 32,870 से लगभग 100 पॉइंट का स्विंग निफ्टी आईटी में ही आया है। टीसीएस करीब 3% ऊपर। हमारे साथ प्रशांत सावंत और श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पहले आपका कन्वर्शन ट्रेड इस वक्त का क्या होगा, क्या चीज कर रहे हैं आप? जी मीनू जी, गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में मेरा ध्यान है। एक अच्छा मूव जो कल आया था और आज एक डिप आई है, तो कैनरा बैंक जो करीबन 351, 351, 352 के जोन में स्पॉट ट्रेड कर रहा है, मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 344, 344। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 365, 365 का। ओके, चलिए, तो ये हो गई बात कैनरा बैंक की। श्रीकांत को भी जोड़ लेते हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, वैसे आज मुझे लग रहा है कि कुछ डिफेंसिव सेक्टर्स में कुछ बाइंग एक्टिविटी आई है या तो कुछ मोमेंटम आया हुआ है, क्योंकि मार्केट एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन द वे मार्केट में रन अप हुआ है, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच इन्वेस्टर्स अपना रहे हैं। करंट लेवल से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स में सन फार्मा में काफी अच्छा एक बाइंग अट्रैक्शन बना हुआ है। 1150 1155 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1200 सवा 1200 के टारगेट्स नजर आते हैं, तो एटलीस्ट 1200 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से खरीदे और स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं अराउंड 1125। तो 1125 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा को खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो सन फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी देखिए। डिफेंसिव काउंटर्स का ही जिक्र बार बार किया जा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी डिफेंसिव हो, कुछ चुनिंदा एफएमसीजी या फिर आपकी ये फार्मा कंपनियां। अच्छा, फार्मा में एक स्टॉक जो स्टैंड आउट कर रहा है, डीवीज लैब। मानस, कंसिडरिंग आपका पिक ग्लेनमार्क था, डीवीज लैब क्या आपने देखा? ये आज की रिकवरी क्या संकेत दे रही है? ये भी क्या थोड़ा सा बढ़ पाएगा इस तरह के एनवायरनमेंट में? देखिए, डीवीज लैब में मेरे ख्याल से 3 या 4 सेशन पहले जब स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था, वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा था कि वहां से आपको करीब 100-125 रुपए की रैली देखने को मिलेगी, और वो रैली हमने ऑलरेडी देख ली है। लेकिन फिर भी चार्ट्स पे कहीं पर वीकनेस नहीं है। मेरा समझना ये है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा डीवीज लैब का, वो 3900 के आसपास का होगा। तो अभी भी एक छोटा सा करेक्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3750 के आसपास खरीदारी करिए 3675 के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर आप 3900 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ट्रेंड अभी भी बुलिश है डीवीज लैब का। ओके, चलिए, ये डीवीज लैब्स पर इस समय डीवीज लैब्स और लूपिन शुरू से काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। अच्छा, एक खबर नेटवर्क एक्सक्लूसिव, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में QIP, ध्यान रखिएगा, बोर्ड ने ऑलरेडी अप्रूवल लिया हुआ है 4000 करोड़ रेज करने का, और जो इन्फॉर्मेशन अब हमें मिल रही है वो ये है कि 2000 करोड़ का QIP आज शाम तक ही लॉन्च हो जाए, शायद इस हफ्ते लॉन्च होने की तैयारी, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है आज तक, शायद आज शाम तक ही आ जाए QIP। और यहाँ पर 1140 रुपये बेस प्राइस है। अगर 1140 रुपये बेस प्राइस है तो ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 1150 रुपये तो करंट प्राइस है, तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है। ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है। और जो मुझे सुनने में आया है कि डिमांड जो है वो 20,000 करोड़ तक की बुक बन चुकी है ऑलरेडी, तो 2000 करोड़ की डिमांड के सामने। तो ये एक ओवरहैंग था स्टॉक पे, और आज तो खैर मार्केट भी थोड़ा ख़राब था, इसके लिए स्टॉक नीचे है, लेकिन ये एक बार अगर एब्जॉर्ब होगा उसके बाद मेरे ख्याल से ये स्टॉक यहाँ से शायद चलेगा। सिद्धार्थ, आपकी कवरेज में है क्या चोलामंडलम? चोलामंडलम नहीं है, लेकिन ये जो NBFC स्पेस है अनुज, ये काफी अट्रैक्टिव है। कॉस्ट ऑफ फंड जितना लोग सोच रहे हैं कि बढ़ रही है, उतनी बड़ी नहीं है, और क्रेडिट ऑफटेक काफी अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्पेस पे एक्सपोजर बनाना चाहिए। हमारे कवरेज में वी हैव M&M फाइनेंशियल्स, वी आल्सो हैव श्रीराम फाइनेंस। तो इसमें आप रुझान ले सकते हैं।
एंड एक चीज कहना चाहूंगा अनुज यहाँ पे कि जिस तरह से आज डिफेंसिव रिकमेंडेशंस हो रहे हैं, तो पहले मार्केट में करेक्शन जब आता था तो सब कुछ करेक्ट होता था, एंड इन मिडिल ऑफ करेक्शन हम देखते थे कि डिफेंसिव्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन आज डिफेंसिव्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स आर नॉट करेक्टिंग। तो एक शायद एक मैसेज जा रहा है कि शायद ये मार्केट ओवरबॉट जोन में है और शायद करेक्शन आएगा, इसलिए लोग डिफेंसिव की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आएगा, क्योंकि लार्ज कैप्स अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। ये करेक्शन मिड कैप्स में सीमित है। तो ये जो झुकाव जो हो रहा है टुवर्ड्स डिफेंसिव्स, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा और वापस यू माइट सी। सिद्धार्थ एक काम करते हैं, सिद्धार्थ सॉरी मैं थोड़ा आपको इंटरवीन कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं न्यूज़ को लेकर। मैं आपके पास आता हूँ वापस। सिद्धार्थ, टाटा मोटर्स के एमडी पैसेंजर व्हीकल स्पेस से शैलेश चंद्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सियाम की साइडलाइन से। शैलेश जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो खैर ऑब्वियसली आपने शायद गेस भी कर लिया हो, जो आज एक कन्फ्यूजन हुआ। पहले शायद गडकरी साहब ने कहा कि एक अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे तो एक अपील करेंगे कि 10% और ड्यूटी लगाई जाए, जीएसटी लगाया जाए डीजल व्हीकल्स पर। फिर अभी उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, ऐसा कोई अभी गवर्नमेंट के पास प्लान नहीं है। लेकिन आपकी फर्स्ट इस पर रिएक्शन क्या होगी सर? नहीं, देखिए मेरी रिएक्शन इस पर बहुत ही सिंपल है कि हमें लार्जर मैसेज देखना चाहिए। जो माननीय मंत्री जी ने बताया, उनका लार्जर मैसेज ये था कि हमें प्रदूषण रहित गाड़ियों की तरफ बढ़ना चाहिए और ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ जिसको बोलते हैं। और ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन जो है ओवरनाइट नहीं हो सकता है। अभी जो अगला 10 वर्ष है उन्हें उसमें हम अलग अलग तरह की ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ देखेंगे और वो मिक्स जो है एक इस जर्नी का हिस्सा है और उसमें डीजल भी एक विकल्प है आज के दिन में हमारे ग्राहकों के लिए। सो उनका मैसेज, लार्जर मैसेज ये था कि हम लोग को ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहिए। और डीजल एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि उस पर अब हम लोगों को धीरे धीरे उससे निकल कर ज़्यादा एमिशन फ्रेंडली व्हीकल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। मैंने मैसेज उसको इस तरह से नहीं, बिल्कुल शैलेश जी, वो मैसेज और वो मैसेज एकदम सराहनीय है, उस बात को हम मानते हैं। लेकिन क्या एक तरीके से ये इंडस्ट्री के लिए भी एक मैसेज है कि शायद इंडस्ट्री उतनी तेज़ी से ट्रांजिशन नहीं कर रही है जितना तेज़ी से करना चाहिए? और इसके लिए क्या एक विकल्प ये होता है कि चलिए ठीक है, फिर इनकम्बेंट प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा टैक्सेशन का बोझ बढ़ा देते हैं ताकि वो ट्रांजिशन थोड़ा जल्दी करें? क्या इस तरह भी देखा जा सकता है? देखिए, इंडस्ट्री का कोई फोर्सेबल ट्रांजिशन नहीं करती है, ये मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है और रेगुलेशन और मार्केट डिमांड का जो इंटरप्ले है उसके बेसिस पर जो है हमारे जैसे ओईएम्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर आप देख लें तो BS1 से BS6 एरा में जो चेंजेस आई हैं रेगुलेशन में, उसमें डीजल की जो शेयर रहा है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। एक समय था कि जब डीजल का शेयर 60% था। आज के दिन में जब हम BS6 फेज़ 2 लेवल की बात कर रहे हैं तो शायद ये 15% तक होगा। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि रेगुलेशन और कंज्यूमर डिमांड का जो इंटरप्ले होता है उसमें एक नेचुरल जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी होता है। तो अगर BS7 की बात करें तो उस समय डीजल इंजन्स बनाने की तकनीक जो है, जो एमिशन नॉर्म्स को मीट करने के लिए चाहिए होगा, वो शायद और भी ज़्यादा कॉस्टली होगा। जब और भी ज़्यादा कॉस्टली होगा तो जब कंज्यूमर्स जो हैं, जो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी देखते हैं, अगर वो इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी तो कंज्यूमर डिमांड नहीं होगा। अगर कंज्यूमर डिमांड नहीं होगा तो उसी अनुसार जो है इंडस्ट्री भी उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। शैलेश जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि ईवी 4 व्हीलर स्पेस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज टाटा मोटर्स के हाथ था जब आपने टियागो, टिगोर जैसी यूनिट्स लॉन्च की और फिर नेक्सॉन भी आया, और आपने इस पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के पीछे भी बड़ा पैसा निवेश करने का ये टारगेट रखा है। ये बताइए, यहाँ पर अब आप जब नोटिस कर रहे हैं पिछले 4 सालों में कितनी पिकअप हुई है डिमांड, और किस तरह की गाड़ियों की डिमांड अब बढ़ती हुई दिखाई देगी जहां पर शायद टाटा मोटर्स और बेट करेगा और नई गाड़ियां लेकर आएगा? जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन में
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं देखूं, अगर मैं एक सिंगल वर्ड में बोलूं कि ग्रोथ जर्नी कैसी रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो वो वर्ड होगा एक्सपोनेंशियल। और जैसा पहले साल 5 साल पहले हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में उतरे थे, शायद पहले प्लेयर थे जो सीरियसली इस सेगमेंट में विश्वास रखते थे, और पहले साल हम लोग शायद 300 गाड़ियाँ बेचे होंगे, अगली साल शायद हम लोग 600-700 गाड़ियाँ बेचे होंगे, उसके बाद करीब 1200, फिर 4000, फिर 19,000 और फिर 50,000 लास्ट ईयर। और अगर लास्ट 9 मंथ्स देखें तो 9 मंथ्स में ही हम लोगों ने 50,000 कर दिया। और चूंकि हम लोग अराउंड 70 to 80% मार्केट शेयर रहे हैं, तो एक तरह से इंडस्ट्री जो है वो टाटा मोटर्स ही रही है। तो ग्रोथ जो है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल रही है, और इसका रीज़न ये रहा है कि पहला तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने जितनी इंसेंटिव्स लाई हैं, लोअर रेट्स ऑफ जीएसटी रखी है, वो बहुत ही बड़ा एनेबलिंग फैक्टर रहा है। बट उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ जो अर्ली अडॉप्टर्स थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उन लोगों ने सामने आकर सोशल मीडिया में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के कारण जो फेंस सिटर्स थे वो लोग भी प्रभावित हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ट्रांजिशन करने में। और धीरे धीरे ये जो मन में रहता था कि चार्जिंग कहाँ करेंगे, तो होम चार्जिंग में जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है ग्राहकों का, ये सब फैक्टर्स मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ में सहायक रहे हैं। और मैं बोलूँगा कि जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किया, नेक्सॉन, टिगोर और टियागो, जैसे आपने बोला, बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट में, जैसे ये 8-8.5 लाख में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके सर, पहले तो CNBC आवाज़ की तरफ से आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। 14 सितंबर को नेक्सॉन का जो फेस्टिव वर्जन है वो लॉन्च होगा। अग्रिम शुभकामनाएं सर उसके लिए। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था सर, कि तमाम ऑटो कंपनियों ने करा, SUV को डीजल पर चलाने का मज़ा अलग ही होता है, बट धीरे धीरे एक जो डर था वो बहुत सारी कंपनियों ने आई थिंक उसे कैपिटलाइज किया, वो SUVs को पेट्रोल वर्जन में भी लेके आई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, टाटा सफारी का और हैरियर का ये पेट्रोल वर्जन प्लस पेट्रोल पे शिफ्टिंग, इन दोनों गाड़ियों को करने का आपका प्लान क्या है सर? कब तक प्रॉपर तरीके से ये दोनों गाड़ियां जो है वो पेट्रोल वर्जन में आ जाएंगी? ये समय आने पर ही हम बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा मार्केट में जो मूवमेंट्स हैं, कस्टमर्स का रुझान किधर है, किस पावर ट्रेन की तरफ, उसको असेस करके हम लोग इसकी प्लानिंग करते हैं। डेफिनेटली जो आप बात बोले हैं उसको हम लोग ध्यान में रखे हुए होंगे, बट सही समय पर आने पर भी हम इसके बारे में बता पाएंगे। ये शायद वीरू थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है वो, क्योंकि थोड़ा सा नहीं SUV नहीं सर उनके पास एक्चुअली है ऑलरेडी। पर्सनल क्वेश्चन को अलग से बात कर सकता हूँ। नहीं, वो क्योंकि अपने हिसाब से पूछ रहे थे वो क्योंकि उनका जब हर वीकेंड पे वो अपनी SUV लेके निकल जाते हैं, वहाँ पे नॉर्थ में रहते हैं, तो कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश या कभी कहीं, हर वीकेंड पे निकल जाते हैं वो, तो इसके लिए। अच्छा शैलेश जी, ना सीरियस नोट, कंसिडरिंग आपने कहा 78 to 80% मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है, क्योंकि आपके पास वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा। अब दूसरे प्लेयर्स भी इस मार्केट में उतर रहे हैं और तेजी से उतर रहे हैं। आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और दूसरी तरफ टेस्ला जैसे प्लेयर्स भी भारतीय मार्केट पर काफी समय से नजर बनाए हुए हैं। अब उनको शायद सरकार इंसेंटिव देगी, तो उसके सामने फिर टाटा मोटर्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस मार्केट शेयर को मेंटेन करने की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रो करने की, एक हेल्दी ग्रोथ के लिए? देखिए, जो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और रेगुलेशंस लाएंगी वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगी, सो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हमारा एक क्लियर प्लान है, और वो प्लान में हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक पेस पर मार्केट में हम लोग लॉन्च करते रहेंगे। और हमारा मकसद ये भी है कि चार्जिंग इंफ्रा को भी ग्रो करते रहें। हमारा पूरा फोकस इकोसिस्टम ग्रोथ पर है, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करने का, जो टाटा पावर और बाकी टाटा कंपनीज़ के साथ हम लोग कर रहे हैं। और मुझे ये भी भरोसा है कि चूँकि जो भी पहले हमारे पास ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट हैं, और आने वाले वर्षों में हम लोग करीब 10 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और हर सेगमेंट में लॉन्च करेंगे। 8 लाख से 25 लाख से 30 लाख सब रेंज की गाड़ियाँ होंगी, तो काफ़ी एक विस्तृत पोर्टफोलियो हमारे पास होगा, और वो काफ़ी है, मुझे लगता है एक लीडरशिप पोजीशन को कायम रखने के लिए।
और चूँकि हम 5 साल से हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 1 लाख गाड़ियाँ भी बेच दी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हमने सोचा नहीं था कि 5 साल में हम लोग इस लेवल पर पहुँच जाएंगे। तो क्रेडिबिलिटी जो है हमारी मार्केट में भी हाई है, ग्राहकों में भी। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग अपनी लीडरशिप को कायम रख पाएंगे। ओके अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक इंडस्ट्री में महिंद्रा ने एक बहुत थार लेकर वो काफ़ी वो वहाँ पर उस नाम कमाया। उसके बाद मारुति ने उसी स्पेस में जिम्नी लेकर आए कंपटीशन के लिए। टाटा मोटर्स का कुछ है क्या प्लान इस तरीके की स्पेस में? पहले आपके पास ऑफ रोड व्हीकल्स हुआ करते थे मेरे ख्याल से, लॉन्ग बैक, शायद ट्रेंड शायद कुछ हद तक टाटा सूमो ने शुरू किया था बहुत पहले। तो आपका कुछ प्लान है क्या इस स्पेस में वापस आने का? होगा भी और नहीं भी होगा, अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये तो समय आने पर ही मैं बता पाऊंगा, जब लॉन्च के नज़दीक होगा। तो इस हाँ या ना दोनों में से कोई जवाब नहीं। चलिए, मुझे कुछ हिंट मिल गया है वैसे, उससे ज़्यादा आप शायद बता नहीं सकते। शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। चलिए, टाटा मोटर्स तो मतलब कुछ प्लानिंग तो है। हाँ, इसका मतलब क्योंकि वो स्पेस से ना बचना मुश्किल है। वो स्पेस जिस तरीके से और उसकी डिमांड ही सबसे ज्यादा इस समय बढ़ रही है। उसकी डिमांड भले ही आपको गाड़ियां सिटी में ही चलाने को मिले, आई डोंट नो कितने लोग वाकई में ऑफ रोड कर पाते हैं। गाबा साहब जैसे यूनिक लोग तो बहुत कम होते हैं। गाबा सर तो हमारे ऑलराउंडर हैं, वो तो खैर लेकिन गाबा सर इतने इमोशनल है वो थार को लेकर। टाटा मोटर्स ले भी आएंगे तो भी उनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों गाबा सर? बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ना। हाँ, चलिए खैर एक काम करते हैं, अभी इसी न्यूज़ पर रहते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हुई थोड़ी सी। सुबह गडकरी साहब ने बोला कि 10% एडिशनल GST की बात होगी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। उसके बाद तो वो थोड़ा सा उस पर सफाई देने पर आ गए, थोड़ा सा उस पर उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट ऐसी गलत है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी, हुआ क्या ये आखिरकार? क्योंकि वो बाइट तो सबके पास थी और साफ कहा है मिनिस्टर साहब ने, ऐसा तो नहीं है कि वो स्टोरी बना दी गई है। लेकिन उसके बाद वो थोड़ी सी जो बैक ट्रैकिंग हुई, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, दरअसल बाइट थी, ऐसा नहीं कि स्टोरी बना दी गई। ये बिल्कुल जो उन्होंने कहा था उसको हम लोगों ने चलाया। और अगर CNBC आवाज़ के दर्शक कोई होंगे तो वो इस खबर को लेकर के पूरी तरह से संतुलित उनको जानकारी मिली होगी, क्योंकि इस खबर के बाद ही जब हम लोग अपने चैनल पे इस खबर को चलाएं तो मैंने साफ तौर से कहा था कि वो ऐसी बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सरकार के लिए ऐसा कर पाना तत्काल संभव नहीं दिख रहा है, ये काफ़ी मुश्किल होगा। और हम लोगों के ये बात कहने के कुछ ही देर बाद जो है नितिन गडकरी की तरफ से सफाई भी आई कि हमने जो कहा 10% पॉल्यूशन टैक्स वाले, उसको उन्होंने एक संदर्भ देने की कोशिश की। दरअसल हुआ क्या कि श्याम का इवेंट चल रहा था, इस इवेंट में गडकरी साहब आए और वो दरअसल जोर इस बात पर देना चाह रहे थे कि आप लोग डीजल गाड़ियों की बिक्री को कम करिए। और वो उन कंपनियों को फटकार लगाना चाह रहे थे जिन कंपनियों ने इनसे वादा किया था कि हम डीजल की बजाय हम बायोफ्यूल पर चलने वाले गाड़ियों वाले इंजन को डेवलप करेंगे, हम रिसर्च करेंगे। लेकिन उन्होंने अब तक कोई रिसर्च कंप्लीट नहीं किया, इंजन नहीं बना रहे। तो वो कह रहे थे कि आप लोग रिसर्च कर रहे हैं लेकिन कुछ किया नहीं आपने। तो उनको एक धमकी भरे लिहाज से कि आप अगर नहीं रिसर्च करेंगे, नहीं बायोफ्यूल पर जाएंगे तो हम आप पर शिकंजा कसेंगे। शिकंजा कैसे कसेंगे जी? तो हम आप पर 10% का पॉल्यूशन टैक्स लगा देंगे। और इस बात अपनी बात को और वजन देने के लिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि 5:30 बजे वित्त मंत्री आ रहे हैं, वित्त मंत्री के पास हमें प्रस्ताव को रखने वाले हैं। तो इनका मकसद ये नहीं था कि हम टैक्स लगाने वाले हैं, मकसद ये था कि इंडस्ट्री को मैसेज देना कि सरकार इसके पक्ष में नहीं कि डीजल गाड़ियां बहुत ज्यादा तेजी से बिके। दरअसल आप लोग बायोफ्यूल की तरफ ट्रांसफर करिए, अपने रिसर्च को बढ़ाइए, वैसे इंजन बनाइए। और इस बयान के बाद जब काफी ज्यादा रिएक्शन आया तो वहां पे फिर वापस उन्होंने सफाई भी दी कि इसका मकसद हमें यह है प्रदूषण कम करना है, हम चाहते हैं कि जो नेट जीरो एमिशन करना है 2050 तक, वहां तक लाना है। तो फिलहाल कोई एक्टिव कंसिडरेशन में ये 10% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव नहीं है, उन्होंने साफ कहा। यानी 10% डीजल गाड़ियों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव फिलहाल सरकार विचार नहीं कर रही है। मैंने वित्त मंत्रालय से पूछा, वित्त मंत्रालय की तरफ से मुझे ये कहा गया कि अगले 1 साल तो कम से कम भूल जाइए कि किसी भी गाड़ी पर किसी भी तरह के टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे। तो ये महज एक मैसेज देना था, कोई ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, ये उन्होंने भी साफ कर दिया और सच्चाई भी यही है। तो ड्यूटी बढ़ाने के प्रस्ताव नहीं है। अब देखते हैं आज, क्योंकि मंत्री जी की बैठक होने वाली है वित्त मंत्रालय के साथ, वित्त मंत्री के साथ, उसमें अब नई चर्चा क्या उभर कर आती है और वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने साफ किया, हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डीजल पेट्रोल गाड़ियों से ट्रांजिशन करें।
ज़्यादा एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑफ कोर्स पर फोकस रहेगा। ऑटो कंपनियों में आप देखिए एक तुरंत रिएक्शन देखने को मिला। प्रशांत, M&M का स्टॉक हाउएवर नेशनल लेवल से करीब 0.5% रिकवर करने की कोशिश में है। मारुति में भी वैसी कुछ रिकवरी की उम्मीद दिख तो रही है। टाटा मोटर्स अभी भी लैंग्वेज कर रहा है। अब चार्ट के लिए आज के इस करेक्शन के पीछे यहां से कुछ कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक्स रिकवर करेंगे, तो कितना करेंगे और कौन करेगा? तो हर्षा जी, मैं अगर M&M को चार्ट को देखूं तो ये क्लियर कट एक शेक ऑफ हुआ ये नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है जो वीकर लॉन्ग्स है ये सिस्टम से अभी बाहर हुए रहेंगे। अब करीबन हम 1555 1560 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक अगर अभी 1570 के ऊपर निकल जाए 1570 स्पॉट के ऊपर, तो मुझे लग रहा है ये बहुत कंफर्टेबली 1610 तक जा सकता है। तो थोड़ा वॉचलिस्ट पे रखिए, बट 1570 के ऊपर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस होगा 1550 और टारगेट आप रख सकते हो 1610। जहां तक मारुति की बात है, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक 10,500 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, बट एक डबल टॉप की तरह मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा कि स्टॉक आइदर कूल डाउन हो जाए या 10,550 के ऊपर निकल जाए। तो यहाँ में कोई बाय रेकमेंड नहीं करूंगा, बट M&M में डेफिनेटली कंडीशनल बाय कर सकते हैं। काम करते हैं, फटाफट 4 का चौका निपटाते हैं। थोड़ा लेट हो गया आज हम क्योंकि वो न्यूज़ एड्रेस कर रहे थे। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपसे लेंगे, बताइए क्या ट्रेड होगी? तो यहाँ पे अनुज जी, इस मार्केट में अगर एक स्टॉक काफी बेस बनाने के बाद अपने लेवल पकड़ के रहा है वो है HDFC बैंक। तो इसकी जो सितंबर की 1640 1640 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 18 साढ़े 18 के जोन में चल रही है। इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 11 पे, बहुत नजदीक, और जो टारगेट रखेंगे वो 28 पे, 28 पे। HDFC बैंक में एक तेजी का ट्रेड 1640 का कॉल लेना है। इस समय 18 रुपए है, 10 रुपए और बढ़ेगा, 28 का टारगेट इधर है। F&O सुपरस्टार श्रीकांत, बताइए क्या होगा? बिल्कुल। तो देखिए, अगर F&O सुपरस्टार की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज IT स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग अट्रैक्शन है। और अगर इसी पर्टिकुलर स्पेस से अगर देखा जाए तो नौकरी यानी कि infoedge.com, यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा बाइंग स्ट्रेंथ बना हुआ है। एक अच्छे करेक्शन के बाद इसमें एक रिबाउंड आया है और आज स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर होते हुए नजर आया है। तो करंट लेवल से अगर इन्फोएज को अगर लॉन्ग करते हैं तो 4530 4540 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है स्टॉक एक बार 4700 यानी कि 4700 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 4480। तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट 100 से 150 रुपए के नजर आते हैं। ओके, इन्फोएज, ये श्रीकांत जी का ट्रेड है। चार्ट के चमत्कार ट्रेड पिक करते हैं मानस जी से। मानस जी, क्या पिक करते हैं? देखिए, अल्ट्राटेक पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी, क्योंकि अल्ट्राटेक में एक तरह का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया और आज जब ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो वहां पर वॉल्यूम भी काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो अल्ट्राटेक में करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 8490 आपके स्टॉप लॉसेज रहेंगे और ऊपर की तरफ 8800 तक के टारगेट अल्ट्राटेक में पॉसिबल है। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। जो 8600 का कॉल ऑप्शन 150 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 107 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और आपके टारगेट 225 के आसपास के रहेंगे। ओके, बाय द वे BHEL देखिए, एक बार लोअर सर्किट लगा दिया है स्टॉक ने, अब 10% नीचे BHEL का स्टॉक का शार्प करेक्शन। चलिए मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ भामरे के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, बताइए आपके पिक। अनुज, लास्ट टाइम आपके शो में हमने वोल्टास सजेस्ट किया था 760 के आसपास मिड कैप फंडा में, और वही थीम को हम कंटिन्यू करेंगे इस बार भी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ये स्टॉक मैं बाय सजेस्ट करूंगा। इस पे हमारा फंडामेंटल कवरेज है। ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है ये स्पेस में। लास्ट 3-4 महीने में काफी मैनेजमेंट चेंजेस हुए जिसके चलते हुए स्टॉक है अंडर परफॉर्म। लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में हमने देखा है कि थोड़ा सा मंदी जैसा माहौल था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। इसके जो पावर नॉर्म्स, इसके जो क्वालिटी नॉर्म्स है वो चेंज हुए। आने वाले कपल ऑफ क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट पिकअप होगा। फैंस और वाटर हीटर्स सेगमेंट में ये कंपनी काफी अच्छी है। वैल्यूएशंस काफी नीट है। तो यहाँ से 271 के टारगेट प्राइस है हमारे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक मिड कैप स्पेस में 5000 करोड़ की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बाय। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो मिड कैप फंडा ट्रेड। चलिए मैं आपके लिए फटाफट ट्रेड्स रैप कर रही हूँ। सस्ता ऑप्शन HDFC बैंक, प्रशांत सावंत का पिक है। 1640 का कॉल लेने की सलाह, 28 इनका टारगेट है और स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा लगे हाथ 11 रुपए का।
FNO सुपरस्टार में श्रीकांत ने पिक किया है इन्फो एज के शेयर को 4700 की तरफ बढ़ सकता है काउंटर। बाय साइड का ट्रेड 4480 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट पर मानस बुलिश है, यह है चार्ट का चमत्कार। 8800 का टारगेट, 8490 का स्टॉप लॉस लगाना है। आज सीमेंट स्टॉक्स में हमने देखा वैसे भी तेजी है और मिड कैप फंडा के तौर पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जो ओरिएंट पंखों के लिए जानी जाती है कंपनी, वो स्टॉक इस समय सिद्धार्थ भामरे पिक करे 270 का टारगेट। ओके, चलिए ब्रेक लेने से पहले एक बार मिड कैप इंडेक्स देखिए एक बार फिर से 1250 पॉइंट का डिक्लाइन, 3% यहाँ पर 1:8 का एडवांस डिक्लाइन। अच्छा, मार्केट में बिग फॉल का एक कारण ये भी है, मैं नाम नहीं लूँगा हर्षदा, लेकिन एक हेज फंड है, माना जा रहा है कि वहाँ पर एक जो फंड मैनेजर हैं उनको थोड़ा सा शायद एक फ्रंट रनिंग के मामले में पकड़ा गया है, तो वो उनकी होल्डिंग्स को जो है आज लिक्विडेट किया जा रहा है। इसकी वजह से भी आज मिड कैप में काफ़ी प्रेशर है, मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है, जो हमको जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये भी एक कारण है कि जिस वजह से ये एक हांगकॉन्ग बेस्ड फंड है, जिसकी वजह से जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो ये भी एक रीज़न है कि आज मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी प्रेशर है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद जब हम लौटेंगे तो बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ दिलीप भट्ट जुड़ेंगे। बैक, चलिए दिलीप भट्ट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की इस मिड कैप फॉल को वो किस तरीके से देख रहे हैं। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। क्या रीज़न रहा जिस तरीके से मार्केट में मिड कैप में इतना बड़ा शार्प करेक्शन, पूरे इतनी बड़ी रैली चल रही थी, सबको लग रहा था ये वन वे रैली है, और आज सीधा 1200 पॉइंट 3% एक ही दिन में साफ इंडेक्स। आपके हिसाब से क्या कारण है? अनुज जी, देखिए ओवरऑल हमने सबने देखा है कि जो मिड कैप का जो रैली हुआ वो इतना, मतलब उसका स्पीड बहुत अच्छा था, बहुत इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी थी, और जिस तरह से आई थिंक काफी लोग जो बाय कर रहे थे, हमने देखा ये एकदम, मतलब डेफिनेटली इट वाज गोइंग ओवरबोर्ड। और ऐसे समय अनुज जी क्या होता है कि ओवरऑल कुछ एक मौका मिल जाता है, एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि बिकॉज ऑफ विच अ करेक्शन कैन हैपन। पॉसिबली आज एक वन ऑफ द रीजंस जो हमने सुना, तो उस हिसाब से शायद एक मौका मिल गया मार्केट को थोड़ा बहुत करेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये अब तक हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ये वही है कि मिड कैप्स आर द लास्ट टू राइज एंड मिड कैप्स आर द फर्स्ट टू फॉल। तो ये जरूर होता है कि मिड कैप्स जिस तरह से ट्रेड हो रहे हैं वो बहुत ही वल्नरेबल जोन पे थे, पर हम बार बार यही कह रहे थे कि वन नीड्स टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। ये कहते कहते भी हमने देखा कि मिड कैप इंडेक्स और बढ़ गया, लेकिन मुझे लगता है शायद जो कॉशनरी अप्रोच जो रखना चाहिए वो ऑल द मोर अभी भी रखना चाहिए। एक वन शुड बी अलर्ट, वन शुड बी लॉट मोर केयरफुल। लेकिन मुझे लगता है शायद ये मिड कैप्स और भी थोड़े शायद करेक्ट हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एफआई का टेलविंड इतना बहुत जबरदस्त नहीं है फॉर द टाइम बी, सो दैट ऑल्सो कैन बिकम अ रीजन। लेकिन लेवल ही ऐसा है, कुछ भी एक कारण की वजह से शायद मिड कैप्स कैन गिव अवे अ लॉट ऑफ देयर गेन्स। चलिए, मिड कैप में तो एक कारण समझ में आया। लार्ज कैप में निफ्टी अब 20,000 पर, यहां से भी पॉजिटिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें हम? अनुज जी, अगर एक लॉन्ग टर्म में माना जाए तो लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज गुड, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम करंट लेवल से देखें शॉर्ट टू मीडियम टर्म, डेफिनेटली निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग इन एन एक्सपेंसिव जोन। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, अगर हम एफएमसीजी का कंजम्पशन डेटा देखें, और हम जहाँ रेनफॉल देखें, और उसके सामने देखें, काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है which is driving the market. लेकिन ये इकोनॉमी एक मिक्स्ड फैक्टर्स है इसमें एट द मोमेंट, और एक ओनली टू लुक एट द पॉजिटिव साइड विल नॉट बी करेक्ट एंड टू बाय इनटू द मार्केट्स। तो मुझे लगता है शायद यहाँ से भी शायद एट बेस्ट इट कैन गो अप बाय अनदर 500-700 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड निफ्टी, लेकिन शायद साइडवेज टाइम स्पेंड कर सकता है या थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, ये मानना बहुत रीजनेबल है, ऐसा हमको लगता है।
अच्छा, आप कह रहे हैं थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा। दिलीप जी, क्या ऐसे में फिर डिफेंसिव काउंटर्स टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए? आज भी हल्की सी मुनाफा वसूली क्या बड़ी मिड कैप्स में आप देखिए आईटी कंपनियों का मूव स्ट्रांग है। टीसीएस इस समय हाँ टीसीएस ही है जो 3% ऊपर है, मुझे लगा ये एलएनटी था, लेकिन अब एलएनटी 2% ऊपर, लेकिन टीसीएस में 3% के गेन्स, इन्फोसिस में 1.5% की तेजी। बाकी आईटी कंपनियों में भी हमने देखा है रुक रुक के खरीदारी हुई है। एचसीएल टेक, विप्रो इस हफ्ते चले हैं, पिछले हफ्ते भी चल रहे थे। क्या यहाँ पर अब खरीदारी का जोर और पकड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कमेंट्री में बदलाव सुनने को मिल रहा है अब? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सब लोग एक डिफेंसिव सेक्टर के शोध में हैं और विद इन दैट डिफेंसिव कंपनीज। तो ये आईटी एक हैज नॉट परफॉर्म इन एनी बिग वे इन द लास्ट 2 years अगर अदर स्टॉक्स को कंपेयर करें तो शायद ये आईटी सेक्टर विल बी अ स्पेस जिसको हम डिफेंसिव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी सारे अच्छी हैं। हम सबको पता है कि शायद ये और 3-4 क्वार्टर का विजिबिलिटी का इश्यू है उनके पास, लेकिन दीज आर ऑल इन द प्राइसेस। अगर अदरवाइज ये सब कंपनीज बहुत ही अच्छे वेल मैनेज्ड कंपनीज हैं, इनका फ्री कैश जनरेशन बहुत अच्छा है, इनके आरओईज भी काफी रीजनेबल है, और शायद एक रुपी किस मोड पे जाता है पता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन होगा तो भी उनको सपोर्ट मिल सकता है। तो आई थिंक आईटी लुक्स गुड। मैं समझूंगा फार्मा ऑल्सो इज अ सेक्टर टू लुक एट, कि फार्मा भी यहाँ से शायद एक डिफेंसिव सेक्टर बन सकता है आने वाले 12 to 18 months में, और शायद एक one can expect that one can get a reasonable return also in the pharma sector. ये 2 सेक्टर फ्रंटलाइन सेक्टर्स में जरूर एक ध्यान रखना चाहिए for one to invest and one to reposition and rejig their portfolio. ओके दिलीप सर, इसी हफ्ते निफ्टी मेटल इंडेक्स ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया और इंडेक्स से ज्यादा एग्रेसिव 2-3 स्टॉक्स और थे, वो थे जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील। आपका व्यू मेटल्स पे क्या है इस वक्त? आप इन लेवल से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की राय देंगे या फिर अभी भी कुछ स्टॉक्स चेज करने लायक हैं मेटल्स में? मेटल्स में जनरली आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। एक मोमेंटम व्यू ही रखना चाहिए। मे बी आई एम नॉट वेरी केपेबल टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये मोमेंटम अच्छी तरह से प्ले आउट हो चुका है और यहाँ से थोड़ा बहुत चल सकता है। जैसे कि मुझे लगता है जेएसपीएल एक हो सकता है, जिंदाल सॉपाइप्स भी एक बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है शायद ये 2-3 गिने चुने स्टॉक्स में एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत मुश्किल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना इस सेक्टर में आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल टू टेक सेक्युलर लॉन्ग टर्म व्यू, बिकॉज एकदम सिक्लिकल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री को जो हम समझते हैं और कमोडिटी का नेचर ही ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा दिलीप सर, ये आईटीसी में हायर लेवल से रिट्रेसमेंट के बाद काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया 450 के जोन में, 445 के जोन में। ये प्राइस री एंट्री के लिहाज से या फिर जो लोग मिस आउट फील कर रहे थे उनके लिए इस पूरे मूव में, हालांकि अब वैसा मूव CY 22 जैसा 23 जैसा तो अपेक्षित करना मुश्किल लग रहा है जब ये स्टॉक लगभग 200 रुपए से ऑलमोस्ट 500 हो गया, बट ये 450 एक रीजनेबल पॉइंट है या फिर आप और डिप का इंतजार करेंगे? तो मैं ये कहूंगा कि आईटीसी एज अ कंपनी यहां से भी वन कैन एक्सपेक्ट दैट एक कंपाउंडेड अगर 2-2.5 साल का व्यू रखे तो 15 to 20% कंपाउंडेड ग्रोथ दे सकता है इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स। एंड मैं ये मानूंगा कि 400-450 के बीच में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि मैं इसको डिफेंसिव भी समझता हूं और एट द सेम टाइम जिस तरह से इनके फ्री कैश जनरेट होते हैं, जिस तरह से आरओई कंटिन्यूज टू बी वेरी हाई, और ये जो डीमर्जर जो होने वाला है इसमें मुझे लगता है आईटीसी कैन बिकम अ रीजनेबली गुड बेट अराउंड दीज लेवल्स। दिलीप जी, कोई और स्पेस जहां पर आपको इस समय मौके दिख रहे हो? जैसे पिछले 3-4 महीने में डिफेंस और रेलवे थीम ने बहुत पैसा बना कर दिया, ऐसी कोई और थीम जो आपको लग रहा है पिकअप करने के लिए तैयार है? मैं ये समझूंगा कि इंफ्रा स्पेस जो है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग स्पेस है, आने वाले 6-8 महीनों में या इन नेक्स्ट 1 ईयर हम देखेंगे
कि इनका ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छा होते जाएगा, इनका एग्जीक्यूशन स्पीड भी बढ़ने लगेगा, और जिस तरह से गवर्नमेंट जो इतनी बड़ी फिस्कल डेफिसिट रन कर रही है एंड जो इतनी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, विच इज लार्जली थैंक्स टू द गवर्नमेंट और द वे गवर्नमेंट इज मैनेजिंग, मुझे लगता है इसमें खास करके ये इंफ्रा और जो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के वो खास बेनिफिशियरीज रहेंगे। तो हम देखेंगे कि इनका ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन और उसी हिसाब से उनका परफॉर्मेंस और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे रहेंगे। तो इसमें एक अच्छा मौका मिल सकता है इंफ्रा स्पेस में इस लेवल से भी टू ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 to 15 months। राइट दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल 3 PM मूव कुछ आया नहीं खास फिन निफ्टी में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में देखिए BHEL की तो बात मैंने की थी, एक बार इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लेकर आइए आप जरा इंट्राडे में, और देखिए ये अगेन एक ऐसा स्टॉक जो बार बार बैन में आता रहता है, एकदम से ये स्टॉक कोलैप्स किया और अब F&O में तो एटलीस्ट ये 10% की टेम्पररी फ्रीज पर है, कैश में अभी भी शायद से थोड़ा ऊपर है, लेकिन 10% नीचे एकदम से कोलैप्स हुआ ये स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में। और उसके अलावा REC कोलैप्स हुआ, GMR कोलैप्स हुआ, PFC कोलैप्स हुआ, BEL कोलैप्स हुआ। ये अब मुझे पता नहीं हर्षिता, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये वो जो मैं एक हेज फंड की बात कर रहा हूँ कि एक हेज फंड, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहा जा रहा है कि एक लीडिंग हेज फंड के ट्रेडिंग हेड को आज फायर किया गया है फ्रंट रनिंग के केस के लिए, और उसकी वजह से उस फंड ने जितने भी उनकी होल्डिंग्स हैं वो सारी आज बेची हैं, प्रोमिनेंट होल्डिंग्स को आज बेचा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये नाम उनमें होंगे, लेकिन मार्केट एक 1+1 तो करेगा, ठीक है ना। अब उसमें ये कैसे, इसका मतलब सिर्फ आज का मामला है, आज ही ये निपट जाएगा मामला या नहीं होगा, ये थोड़ा कहना टफ है, या और 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा, इसमें आगे जाते हुए क्या और भी एक आध मामले आएंगे या नहीं आएंगे ये पता नहीं। ये मिड कैप में जिस तरीके की रैली रही है ना, उसमें थोड़ा सा उसमें ये रिस्क फिर आ जाते हैं मार्केट के लिए, सिस्टमिक रिस्क। क्यों बीच बीच में मिड कैप में ये करेक्शंस आती हैं, क्योंकि इस तरीके के मामले कई बार हो जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कई बार जब वर्टिकल रैली होती है ना मिड कैप में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है इसके लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर शायद वो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिलहाल 1263 के आसपास की अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में इस समय बनती दिखाई दे रही है। चलिए अब STBT करें या BTST, ये ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और मयूरेश भी हमारे साथ जुड़ गए। अच्छा मयूरेश, आज आपने कुछ नया खरीदा है क्या मिड कैप साइट पर? आप तो नहीं आज की जो सेलिंग है, आई थिंक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कोई, वेरी फ्रैंकली, एटलीस्ट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। एक अनप्रेसिडेंटेड सेलिंग जिसे कहते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक ओवरहीटेड हुए थे मिड कैप मार्केट्स और अभी काफी कॉशियस थे, बहुत सिलेक्टिव थे एडिशंस में, बट जो एग्जैजरेटेड सेलिंग हुई है, मुझे लगता है 1-2 दिन, जैसे अनुज भी कह रहे थे, आई थिंक लेट्स गिव इट टाइम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय द एंड ऑफ दिस वीक। जो ओवरहीटेड पॉकेट्स थे, ऑब्वियसली रेलवेज, डिफेंस, थोड़े कैपिटल गुड्स, पावर स्टॉक्स, इसमें जबरदस्त करेक्शन दिख रहा है, और ये स्टॉक्स अच्छे खासे एक्सटेंडेड भी थे, बोथ इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड वैल्यूएशंस एज वेल। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू शुड इग्नोर एंड अवॉइड द मिड कैप स्पेस कंप्लीटली, यहाँ पे थोड़ा सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर होगा इन द नेक्स्ट वीक्स। ओके, एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए चोलामंडलम का वापस इंट्राडे में। देखिए क्या मूव्स बने यहाँ पर, एकदम से ये स्टॉक 1150 से गया 1190, 1180, 1185 तक गया, इंट्राडे हाई तक गया हर्षदा, और वहाँ से वापस कोलैप्स हुआ 1156 पर। कैंडल स्टिक्स देखिए आप, इसकी जो एक 3:05 पर कैंडल स्टिक बनी, वो 1151 से 1183 की सीधा बनी, और उसके बाद जो कैंडल बनी दो, वो वापस उसको 1155 पर ले आई। काफ़ी वॉलेटिलिटी है आज यहाँ पर। खैर, लेकिन आप BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। फिर गाबा सर बताइए, बाय या सेल? आई थिंक मैं बाय करूंगा। TCS के तो बाय डिस्कस कर लिया, तो मैंने चुना है मैंने स्टॉक इन्फोसिस। है स्ट्रेंथ, नो डाउट, स्ट्रेच भी है, लेकिन 1490 का स्टॉप लगा चले तो 1520 पॉसिबल है इन्फोसिस पर, तो इन्फोसिस पर बाय। इन्फोसिस में एक बाय साइड का ट्रेड। प्रशांत, आपका ट्रेड? आशा जी, मैं DLF को ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत अच्छी डिप आई है, बिल्कुल भी सेलिंग पे वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 524 प्राइस चल रही है, 514 पे स्टॉप लॉस रख के 545 का टारगेट रखा जा सकता है। ओके, DLF BTST ट्रेड यहाँ पर। मानस, आप ट्रेड क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी स्किप करेंगे आज, मेरे पास कोई BTST STBT नहीं।
वेरी गुड, ये भी अच्छा एक जरिया है, कभी कभी नहीं ट्रेड करना, वो भी एक ट्रेड है। श्रीकांत, आपका ट्रेड? वीरेंद्र, देखिए वैसे मुझे लग रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कोई रिकवरी में अगर कोई स्टॉक्स दिख रहे हैं तो नो डाउट ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और उसमें अगर आप देखें तो मारुति अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जो टेक्निकल फॉर्मेशन है, अगर इसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखते हैं तो आफ्टर 2016-17 इसने फर्स्ट टाइम 10,000 के लेवल्स को क्रॉस किया। उसके बाद भी अगर आज देखें तो मार्केट में जो रिएक्शन है एज कम्पेयर टू अदर ऑटो स्टॉक्स, इसमें पर्टिकुलर देखा जाए तो उसमें उतना ही रिएक्शन नहीं है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में काफी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म ऑल्सो 10,500 के करीब इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे 10,400 का, टारगेट्स नजर आते हैं 10,800 के। एक कहावत है, कैश इज अ पोजीशन, कैश भी पोजीशन है। मतलब तो मानस की BTST कॉल है कैश। मानस का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं लेना है, मतलब आप ना पैसा बचा रहे हैं, वो भी एक पोजीशन है। तो खैर, लेकिन मार्केट में आज जिस तरीके की वॉलेटिलिटी रही है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आज की जो क्लोज है निफ्टी पर ख़राब नहीं है। मतलब निफ्टी पर इससे ज़्यादा मामला ख़राब हो सकता था। ये जो मिड कैप जिस तरीके से गिरा है, ये ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक इशू है, एक उस मेरे ख्याल से उस फंड का एक स्पेसिफिक इशू है इसकी वजह से। और जिस दिन एडवांस डिक्लाइन 1:10 का हो, उस दिन सेंसेक्स ग्रीन में बंद हो रहा है, निफ्टी सिर्फ 6 पॉइंट के लॉस के साथ बंद हो रहा है। तो उस हिसाब से क्लोजिंग बिल्कुल ख़राब नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस क्लोज में। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि जब तक 19,850 19,750 का जोन इंटैक्ट है, निफ्टी पर आपकी अप्रोच अभी भी बाय ऑन डिप्स की ही होनी चाहिए। और वो एक अभी भी ऑप्शंस खुला है मार्केट के लिए 20,500 21,000 तक जाने के लिए। हाँ, ये मिड कैप का मामला थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वापस रैली शुरू हो जाए, लेकिन जिस तरीके से आज गिरे हैं ये थोड़ा सा डराने वाला है मामला, इसको थोड़ा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। कल देखते हैं। और जिस तरीके से आज दो स्टॉक्स F&O सीधा डाउन सर्किट पे आ गए, ये भी एक आपको बता रहा है कि थोड़ी सी अति हो गई थी मिड कैप में, उसकी आज करेक्शन हो गई। जी हाँ, और द बिगर बॉयज आप देखिए वो सब मैदान में अब लौटते हुए एकदम लहरा कर चल रहे हैं, चाहे वो TCS हो, L&T हो, इन्फोसिस और ICICI बैंक, इन सब में बहुत तगड़े गेन्स देखने को मिल रहे हैं। वीरू, पोजीशंस फिर यहीं पर तेजी की कैरी की जा रही है, आई एम गेसिंग कल के लिए भी। हाँ, TCS हर्षदा टोटली कंट्रोल सिचुएशन। TCS आपकी स्क्रीन पे करीब 3.5% ऊपर आपकी स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे टोटली कंट्रोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डे हाई पर डेरिवेटिव का ये स्टॉक, ये 13 मई 2022 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। तो इसने मिड कैप्स के लिए जो बहुत कमज़ोर दिन था उसको ये अपने साथ कैरी कर रहे हैं लगभग 52 बाय हाइक के लिए। और BHEL भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आज बहुत ही हैवी सेलिंग यहाँ पर। एक बार लेके आइए जरा आप मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स क्या है। देखिए, जैसे अनुज कह रहे थे ना, अभी ज़्यादा डैमेज निफ्टी में नहीं हुआ, तो शॉर्ट यहाँ पे 79 है और ये ज़्यादातर आया था बैंकिंग में, और ज़्यादातर अगर आप देखें तो आया था कुछ FMCG स्टॉक्स में, और कुछ हद तक अगर आप देखें जो PFC, REC, BHEL, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, उन स्टॉक्स में आया है आज शॉर्टिंग। लेकिन आज लॉन्ग बिल्डअप क्लियरली TCS में, L&T में न्यूज़ फ्लो के बाद, उसके बाद इन्फोसिस 1.5% ऊपर, ICICI बैंक 1% ऊपर, ITC ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया आज और अपने सारे एवरेजेस के ऊपर जाके बंद होने की कोशिश करता हुआ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप। दिवीज लैब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग थी, अल्ट्राटेक सीमेंट में शॉर्ट कवरिंग थी, डॉक्टर रेड्डीज में शॉर्ट कवरिंग थी, ग्रासिम और बजाज फाइनेंस पर हमारी बात नहीं हुई, लेकिन इसका क्लोज बहुत अच्छा है। भले ही 3/4% हो हार्डली, बट क्लोज डिसेंट है, इसको हम कुछ देर में डिस्कस भी करेंगे। बाकी शॉर्ट बिल्डअप याद रखिएगा REC में, GMR एयरपोर्ट्स में, BEL में और लॉरस लैब और वोडाफोन आइडिया। BHEL कंप्लीट कोलैप्स था आज, एक बार 10% पे लोअर फीस लगा था इस पर, टेम्प्रेरी फीस, अब करीब 10.25% नीचे। BHEL और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कॉपर और मन्नापुरम फाइनेंस, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी कमजोरी रही आज। और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी लॉन्ग्स जो पिछले 5 दिन से यहाँ पे कैरी हो रहे थे, आज वो कन्वर्ट हो गए कैश में। और एक दो स्टॉक्स का जिक्र यहाँ पे और कर देते हैं जिसने अच्छी आज क्लोजिंग तो नहीं दी, लेकिन इस रेंज से निकलने के संकेत दे दिए। एक स्टॉक बस मैं मार्क करना चाहूँगा, मानस, ग्रासिम में हम सब लोग उस ब्रेकआउट के एंटिसिपेशन में बैठे हुए थे कि भाई ये कब 17 नवंबर 2021 से लेकर अब तक की चैनल को बाइसेक्ट करेगा। दिन इसने आज का चुना था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। बट ये क्लोज कैसा है और आगे के लिए आपका आउटलुक ग्रासिम पे क्या है, मानस? देखिए, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन कई बार पैटर्न में कोई साइन नहीं दिख रहा है रिवर्सल का। मेरे हिसाब से तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रही है। 20 डे मूविंग एवरेज
जो कि 1830 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन में बने रहना है। आई थिंक एक मूव आपको और देखने को मिलेगा जिसमें शायद 1950 या 1975 तक किस तरह आपको ग्रासिम में देखने को मिल सकता है। ओके, ग्रासिम और इनफैक्ट सीमेंट कंपनियों पर ही मैं मयूरेश से राय लेने भी वाली थी। मयूरेश, देखिए ग्रासिम, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट जैसे काउंटर्स में तेजी बनी और सुबह में वो नोमरा की रिपोर्ट भी हम मेंशन कर रहे थे जहां पर 35 रुपीज प्रति बैग ईस्टर्न इंडिया में प्राइस हाइक हुआ है और ये दूसरा प्राइस हाइक है सितंबर के महीने में। क्या ये बाकी कंपनियां भी फॉलो करेंगी? क्या आप अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहेंगे? जो नॉर्मली होता है पोस्ट मॉनसून सीमेंट प्राइसेस पिकअप करते हैं, वहां पर स्टॉकिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। एब्सोल्युटली। और दो चीजें और भी है इंटरेस्टिंग हर्षिता जी। एक जो कैपेसिटी एडिशंस है ये वो मात्रा में नहीं हो रही जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग विद द अडानी ग्रुप। इसलिए जो एसीसी अंबुजा में एक्सपेक्टेशंस थी कि एक्सेलरेटेड बेसिस पे सीमेंट एडिशंस होंगी ग्राइंडिंग और क्लिंकर यूनिट्स की, वो शायद हो नहीं रही और कैलिब्रेटेड बेसिस पे हो रही है। ऑब्वियसली अल्ट्राटेक इज एक्सपेंडिंग इट्स कैपेसिटी ऑलमोस्ट 130 ऑड मेट्रिक टन्स। दूसरी सीमेंट कंपनी भी स्लोली एंड स्टेडीली कैलिब्रेटेड वे में इंक्रीज कर रही है और इसलिए आई थिंक जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स हैं ये शायद डिमांड के फेवर में हो, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्राइवेट और पब्लिक आ रहे हैं क्वाइट सिग्निफिकेंटली, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्डर्स, यूटिलाइजेशन लेवल्स फॉर सीमेंट प्लांट शुड एक्सीड 75%, जो एक ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग लेवरेज देता है। दूसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट है, कोकिंग कोल हुई, आयरन ओर हुई, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखी है, तो एक ऑब्वियस रिएक्शन है कि सीमेंट प्राइसेस से बढ़ा रहे टू ऑफसेट दिस इफेक्ट ऑन देयर मार्जिन्स। और क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ रहेगी, कहीं ना कहीं आई थिंक बॉटम लाइन ग्रोथ शुड बी रीजनेबल इनफ और सीक्वेंशियल एबिटा और रिपोर्टेड एबिटा पर टन शुड बी रिलेटिवली बेटर एज वी स्पीक बिकॉज ऑफ द पास थ्रू दैट हैज हैपेंड। तो सीमेंट कंपनीज सेकंड हाफ में ऑब्वियसली बहुत स्वीट स्पॉट में रहेंगी। वी प्रेफर स्टेइंग विद द लार्ज कैप नेम्स। हमें लगता है स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक, इवन इफ इट्स अ टैड बिट एक्सपेंसिव, इस पे थोड़ा फोकस रहना चाहिए, लीडरशिप स्टॉक्स पे फोकस करें। दैट्स ऑलवेज बीन आवर मंत्र एट मार्केट्स में इन इंडिया। दूसरी चीज आई थिंक मार्केट का अगर पेन जो आज सबको हुआ है वो थोड़ा कम करना हो तो इंडिया श्रीलंका मैच स्टार्ट हुई है, इंडिया की बैटिंग। ओके, चलिए बैन की बात करते हैं। 3 स्टॉक्स और ऐड होने जा रहे हैं हर्षिता, IEX, नैल्को और REC। ये 3 स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी। पोजीशन जो IEX में ऑलमोस्ट 100% क्रॉस हो गई, नैल्को में 97% और REC में 95%। बैन से बाहर शायद PNB आ जाए 78%। BHL मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन अभी के लिए खैर 83 है, चांसेस है अगर आ जाए 80 के नीचे तो BHL भी बाहर आए। लेकिन 3 और स्टॉक्स ऐड होने की तो तैयारी क्लियरली यहाँ पर हो गई है। लेकिन PFC और REC में आज काफ़ी बड़ी करेक्शन आई है, शानदार, मतलब एक 8-9 मेल्टडाउन। PFC, REC, GMR, इंडियाबुल्स हाउसिंग और BHEL, ये कुछ स्टॉक्स हैं। लॉरस लैब्स, नैल्को 6% नीचे है, मतलब सोचिए आप, मन्नापुरम, बड़े स्टॉक्स हैं सारे के सारे। BEL छोटा स्टॉक नहीं है, BEL 7% गिरना मतलब एक ही दिन में, बड़ी बात है ये जिस तरीके से आज ये स्टॉक्स गिरे हैं। मयूरेश, ये सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन है या फिर कुछ और भी है? जैसे आज आई थिंक एक्सिस की एक रिपोर्ट थी कि BEL के ऑर्डर्स तो अच्छे हैं लेकिन कुछ डिलेज हो सकते हैं। अब क्या लोग नेगेटिव्स भी गिनना शुरू करेंगे, क्योंकि अब तक उन पर ज्यादा नजरें नहीं गई थी तेजी में? अर्चिता जी, मेरा एक कहना ये है, रेलवे स्टॉक्स हो, पावर स्टॉक्स हो या इवन डिफेंस स्टॉक्स हो, ऑर्डर विंस जबरदस्त आ रही है, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। इसलिए जो रेवेन्यू विजिबिलिटी हम मान के चलते हैं अगले 4-5 वर्षों की, ये बहुत अच्छी रहेगी। जो मार्जिन के साथ ऑर्डर आ रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है, तो उसमें भी ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा आफ्टर 4-5 ईयर्स। बट अब ये देखिए जो इनकी क्षमता होती है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रावेस है या कैपेसिटीज है, ये उतनी ही रहने वाली है जो एक 20 से 25% की कंपाउंडेड ग्रोथ देगी अगले 2 या 3 वर्षों में। अगर ये ऑर्डर्स को सेटिस्फाई भी करना है, फॉर एग्जांपल डिफेंस कंपनियों के लिए या इवन रेलवे कंपनियों के लिए, उनको एडिशनल केपेक्स डालना होगा टू प्रोबेबली एंश्योर दैट दीज ऑर्डर्स गेट एग्जीक्यूटेड इन अ फास्ट ट्रैक बेसिस एंड इन द टाइमलाइंस दैट दे आर लुकिंग एट। नए केपेक्स डालने में, कैपेसिटीज आने में समय लगता है क्योंकि ये सारे ब्राउनफील्ड टू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड नंबर्स गेट कैलकुलेटेड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। इसलिए एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज पे एट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितनी ग्रोथ कर सकते हैं और जितनी अर्निंग्स आ सकती है अगले 2 से 3 वर्षों में जो मार्केट मान के चल रहा है, ये शायद फुल्ली प्राइस्ड इन था स्टॉक प्राइसेस में। और इसलिए हमारा मानना हमेशा ये था कि ये स्टॉक्स ओवर एक्सटेंडेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं आप, एक लाजमी आई थिंक हिसाब हो रहा है ऑफ मनी बीइंग टेकन ऑफ द टेबल। द स्टॉक्स आर स्टिल गिविंग फैबुलस रिटर्न इवन आफ्टर सच अ स्ट्रांग करेक्शन। तो मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रांग पुलबैक्स आर स्टिल नीडेड फॉर ऑल दीज स्टॉक्स, क्योंकि जो फंडामेंटल लॉजिक सजेस्ट करता है
the best is probably priced in as far as earnings is concerned over the next 2 years. बीएल आपकी स्क्रीन पे, और बीएल और इसी का हम ना मतलब बी से ही शुरू होने वाला। एक बार बजाज फाइनेंस को देखते हैं, मैं जो कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था डेरिवेटिव्स के स्टैट्स देखते हुए कि इसकी कहानी कुछ उल्टी रही। आप बीएल का अगर आज का लो देखें वो था अप्रॉक्सीमेटली 2783 और वहाँ से रिकवर होकर ये डे हाई के क्लस्टर में। मैं किसी भी प्रकार के लॉन्ग ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट फिर भी जो लोग इसको कैरी कर रहे हैं पिछले कुछ सेशन से, 21 अगस्त से ये स्टॉक एक बहुत जोरदार अप ट्रेंड में है। 21 अगस्त का उल्लेख मैंने इसलिए किया, डॉक्टर साहब बजाज फाइनेंस रखिएगा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये 6807 से 21 अगस्त से अब तक 200 डे एक्सपोनेंशियल से राइड कर रहा है। प्रशांत, क्लोज अच्छा है, डे लो पर प्राइस सेटल नहीं हुआ, आपका व्यू क्या है? आई मीन जो होल्ड कर रहा है किस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ या फिर किस मानसिकता के साथ होल्ड करे इसको? वीरू जी, एक चीज जो नजर आ रही हुआ है कि ये 3 डे लो को ऑलमोस्ट टच करके आया है, यानी इसने काफी जो स्टॉप लॉसेस है वो ट्रिगर किए होंगे, वीकर लॉन्ग्स बाहर हो गए। अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर यहाँ से भी कैरी किया जा सकता है, बट ये अगर 7450 जस्ट 20-25 पॉइंट क्रॉस कर जाए तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाएगा और करीबन 7550 तक जा सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है उसकी बाय की, और स्टॉप लॉस रखेंगे 7390 7390 पे फॉर अ टारगेट अराउंड 7550। ये बजाज फाइनेंस पर व्यू। अच्छा श्रीकांत, जाने से पहले आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों में मोमेंटम, दोनों के लिए कल के लिए कोई खास लेवल्स? बिल्कुल, तो अगर आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1000-1010 के लेवल्स नजर आते हैं, और इनफैक्ट कई दिनों के बाद इसमें हमने तेजी देखी है, तो मुझे लगता है कि इसकी तेजी बरकरार रहेगी। और एचडीएफसी बैंक तो मुझे लगता है कि 1660 या 1670 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर आए तो स्पेसिफिकली इन स्टॉक्स में हम खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई करेक्शन आया तो खरीदारी करके चल सकते हैं। खैर आज मार्केट में सब कुछ बुरा नहीं रहा, वैसे ऐसी बात नहीं है। फार्मा और आईटी में आज अच्छी बाइंग थी, प्लस आईटीसी में आज अच्छा एक ब्रेकआउट था, तो 2-3 स्पेसेस थी। प्लस एचडीएफसी बैंक की क्लोज बुरी नहीं है आज इस तरीके से। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने लास्ट के कुछ मोमेंट्स में अच्छा मोमेंटम दिखाया है, मतलब क्लोज उतनी बुरी नहीं है मार्केट की फिर से। खैर लेकिन एक बार एचडीएफसी बैंक पर एक और चेक ले लेते हैं। यहाँ पर गाबा सर, एचडीएफसी बैंक पे कोई व्यू आपका? वेल, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो बाय मोड पर है, इतना कह सकते हैं। कल का लो और आज का लो सेम है, तो अपमूव ऑन है। मैं कहूंगा जब तक वो बरकरार है 1630-25, पॉसिबल है कि 1660 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कल कंफर्म करना पड़ेगा। अब तक तो बाय मोड पर है एचडीएफसी बैंक। ओके, अब तक तो बाय मोड पर एचडीएफसी बैंक। चलिए क्लोज जो है इसको समझ लेते हैं अब। निफ्टी 11 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 55 पॉइंट ऊपर, लेकिन असली कहानी आज ब्रॉडर मार्केट में थी। वॉल पर चलते हैं और इस क्लोजिंग को समझते हैं। हर्षिता, आपने सही कहा कि असली कहानी मिड कैप्स में ही थी, ब्रॉडर मार्केट में ही थी, और वहीं पर हमने देखा है आज बिकवाली काफी तगड़ी आई है। 3-3.25% के नुकसान पर आपको वो मिड कैप इंडेक्स दिखाई देगा। पूरे 1300 पॉइंट डे लो के आसपास एक क्लोज देखने को मिल रहा है मिड कैप्स का, और यही हाल आपको दरअसल स्मॉल कैप इंडेक्स में भी नजर आएगा, क्योंकि वहां पर भी आज इंट्राडे में करीब 4% तक का नुकसान देखने को मिला था, 530 अंकों की गिरावट। इसीलिए वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर वो ग्राफ फॉर्म में देखते तो एकदम कैची बनी हुई थी। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है, और बड़े अरसे बाद हमने इस तरह का रेशियो देखा है कि बढ़ने वाले एक शेयर के सामने आपको 8 या 9 या 10 गिरने वाले स्टॉक्स दिखाई देंगे। तो पूरी तरह से मिड कैप्स के फॉल की वजह से वो मार्केट ब्रेथ बिगड़ती हुई दिखाई दी। इसी पॉकेट पर रहते हैं और सरकारी कंपनी आपके लिए लेकर आते हैं। भेल देखिए, बीईएल जैसे काउंटर्स देखिए, उनमें वो गहरे क्रैक्स आते हुए दिखाई दिए। फिर पीएफसी, आरईसी जैसे काउंटर्स में हमने देखा क्लियरली वो कट्स देखने को मिले। 7-8% तक का नुकसान इधर नजर आया है, चाहे वो आरवीएनएल हो, आपका रेलटेल हो, ये सारे स्टॉक्स से जहां पर भारी करेक्शन। कोची शिपयार्ड जैसे काउंटर्स, गार्डन रीच शिपयार्ड, मजगांव डॉक जो एक तरफा तेजी दिखा रहे थे, उन सब में हमने देखा है आज दरअसल भारी भरकम मुनाफा वसूली 10-10, 11-11%। हालांकि ये स्टॉक्स चले हैं 100-150% पिछले एक साल में, लेकिन यहाँ पर आज अच्छा खासा करेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। अब मिड कैप्स की इस गिरावट को संभालने का काम निफ्टी पूरी तरह से करता हुआ दिखाई दे रहा था। आज निफ्टी का हाल देखें तो 19,989, 991 के आसपास क्लोज है, एकदम फ्लैट क्लोज देखने को मिल रहा है। 20,110 तक का हाई इसने छुआ था, वहां से हल्की सी मुनाफा वसूली। और आज यहाँ पर आप गौर करें, टीसीएस, इन्फोसिस, ये 2 आईटी दिग्गज हैं
जिन्होंने दरअसल ट्रेंड को थोड़ी सी मजबूती की तरफ पकड़ा, इसीलिए निफ्टी आईटी करीब 300 पॉइंट ऊपर है। इन दो काउंटर्स पर नजर डालें तो 1.5% तक का इजाफा, इन्फी में 3% ऊपर दरअसल टीसीएस ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ एलएनटी, जहां पर बायबैक का प्राइस कंपनी ने बढ़ाया तो 3200 का अब नया प्राइस तय किया है और स्टॉक आज लगभग 2%, इंट्राडे में यहां पर 3% तक के गेन्स भी देखने को मिले थे। अच्छा खासा मोमेंटम नजर आया था। दूसरे कुछ काउंटर्स जहां पर हमने देखा है तेजी, उसमें आईटीसी भी आप गिन लीजिए, वहां पर भी कुछ मोमेंटम। अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे ट्रेड्स में खरीदारी जरूर बनती हुई दिखाई दी। आज एक पॉकेट जहां पर थोड़ा सा झटका जरूर लगा, जो नितिन गडकरी साहब का बयान आया उसके बाद, वो ऑटो कंपनियां थी। निचले लेवल से कोशिश कर रहे थे रिकवरी की, लेकिन कुल मिलाकर निफ्टी का ऑटो इंडेक्स 2% के नुकसान पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, M&M, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स, सब में आज लगभग 1.5 से 2% तक का नुकसान देखने को मिला। हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर ले आएंगे। आज का क्लोज नेगेटिव साइड पर होता हुआ 11 पॉइंट नीचे निफ्टी 50 जाकर टिक रहा है। दिग्गजों में ऑफ कोर्स टीसीएस, आईटीसी, एलएनटी, इन्फी, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लैब, सन फार्मा जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी रही। और दो स्टॉक्स जो हम मेंशन कर रहे हैं, एक तो एचडीएफसी बैंक जो 1636 पर जाकर टिका है और आईसीआईसीआई बैंक 1.1% के गेंस पर टिकता हुआ। नरमी में ज्यादातर सरकारी कंपनियों पर मार पड़ी है। बीपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स पहले टूटे। अदानी ग्रुप शेयरों में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर बिकवाली का दबाव। प्रॉफिट बुकिंग रही है, लेकिन निफ्टी आप कह सकते हैं संभलता हुआ दिखाई दिया। सबसे ज्यादा मार ऑफ कोर्स मिड कैप्स में ही पड़ती हुई दिखाई दी है। अब सीधा सौदा में फिर क्या हुआ है आशीष और नीरज के ट्रेड्स का, वो भी अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आशीष ने एमजीएल पकड़ा था मंदी की तरफ, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक और ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स थे तेजी की तरफ। 1 से 1.5% तक का इजाफा इन कुछ काउंटर्स में बना जरूर है। अगर आप अच्छा, नीरज का पोर्टफोलियो हम फायर नहीं कर पा रहे, मेरे ख्याल में वहां पर ज्यादा मिड कैप काउंटर्स होंगे, लेकिन क्लियरली मिड कैप्स के लिए एक बहुत ही पेनफुल सा। बिल्कुल, बहुत पेनफुल सेशन। कल इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि कल हम रिएक्ट करेंगे इन्फ्लेशन नंबर्स पर और बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी। तो कल की तैयारी करेंगे। आज का दिन जो है थोड़ा मार्केट के लिए खराब रहा, खासतौर से मिड कैप्स के लिए। जी हाँ, कोई मैं तो यही सोचा था अनुज कि कोई नीचे मिलेगा तो उससे क्या बताऊंगा कि बाजार आज कैसा रहा। निफ्टी 11 अंक नीचे, आईटी 300 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक 80 अंक नीचे और मिड कैप इंडेक्स 1300 अंक नीचे। अर्ज किया है कि अफसोस करूं या जश्न मनाऊं, कि अफसोस करूं या जश्न मनाऊं, मुझको पता नहीं, ढह गया मिड कैप पर लार्ज कैप तेरी कोई खता नहीं। एक ब्रेक, कल सुबह फिर मुलाकात होगी मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल में। नमस्कार।